वेरी गुड आफ्टरनून। आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मैं चंद्रा के प्लेटफॉर्म पे। और मैं विपिन कुमार गंगवार और धाकड़ सर। तो जैसा कि अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मेरे से बोल रहे थे कि सर आप ऑनलाइन क्यों नहीं आ रहे हो, तो आप सभी जानते हैं कि थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब थी। और जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैंने सोचा कि आज आपसे क्या हुआ जाए, रूबरू। तो आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन सेशन लेके आया हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन भी लेके आया हूँ जो आने वाले टाइम पे आपको मिलेगी मेरी तरफ से। और जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं कन्वे करूंगा वीडियो के लास्ट में, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जितने लोग जुड़े हैं ना, इसको ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए। बहुत जितना शेयर कर मिले अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। आपके पास जितना भी आपका फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, इस सेशन को ज्यादा ज्यादा क्या कर दीजिए, आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जैसे ही शेयर करते हैं उसके बाद लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और चंद्रा से जुड़े रहिए, क्योंकि हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है और डेली आपको क्लासेस मिलेंगी। डेली आपकी प्रैक्टिस होंगी और उसमें आपके चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे मैथ हो, चाहे आपकी जीएस की कोई भी क्लासेस हो, वो सारी क्लासेस हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। और चंद्रा के याद रखिएगा, जो प्लेटफॉर्म है राजस्थान जी के, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो मैं एक बार फिर से धाकड़ सर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं चंद्रा के प्लेटफॉर्म पे। और एक बार देख लेता हूं लोगों का कमेंट। राधे राधे लिख लीजिएगा। हाँ दोस्तों, राधे राधे मेरी तरफ से। और मैं देख लेता हूं कितने लोग जुड़े हैं। जी बिल्कुल, राधे राधे। ओके, मीरा नंदाल जी, सोनी यादव, शिखा यादव, राधे राधे। बिमल शुक्ला, राधे राधे। जुड़िए बहुत जल्दी, फटाफट जुड़िए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। अमित जी, राधे राधे। विजय जी, राधे राधे। सब लोगों को मेरी तरफ से राधे राधे। बहुत जल्दी से जल्दी जुड़िए, जिससे कि आज का सेशन क्या किया जा सके, शुरू किया जा सके। ओके दोस्तों, तो सबसे पहली चीज क्या है कि मैं देख रहा हूं अभी बहुत कम लोग जुड़े हैं। जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, जिससे कि आज का सेशन क्या कर सकूं, मैं शुरू कर सकूं। और जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि सर आप क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं, तो भाई आपकी डिमांड पे मैं क्लास लेके आ गया। क्वेश्चंस भी आज आपके लिए अच्छे लाया हूं। और मेरी तरफ से मैंने हर क्लास में आपके लिए एक शब्द बोले थे कि एक कोई भी छोटी सी कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाइए। जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिलते हैं उसके क्लास नोट्स की तरह क्या बनाने लगिए, वन लाइनर क्वेश्चन बनाने लगिए, ठीक है। जो भी आपको लगता है कि वो टीचर ने किसी, चाहे मेरी क्लास हो, चाहे सुमित सर की हो, चाहे भाई अनुरुद्ध सर की हो, या फिर ओपी सर की क्लासेस हो, जो भी क्लासेस हो, आप उन सब क्लासेस के क्या बनाने लगिए, शॉर्ट नोट्स बनाने लगिए। और पेपर के टाइम पे आप क्या करिए, उनको रिवीजन करके चले जाइए। तो इसीलिए हम लोग आपको बेहतरीन क्वेश्चन ला रहे हैं। और एक दोस्तों, मेरा आपसे एक प्रॉमिस है, और ये आप जानते भी हैं, जितने भी हम लोग जीएस के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, और पहला क्वेश्चन हालांकि लगा हुआ भी है, कई लोग का आंसर इसका आएगा भी, लेकिन मैं अभी इसके लिए डिटेल्स हम लोग इसके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जितना मैं और सुमित सर क्लासेस ले रहे हैं दोस्तों, उसमें हमारा यही उद्देश्य है कि हम आपको सभी पेपर, आप कोई भी लेवल का पेपर दें, उन सभी लेवल के पेपरों के लिए हम आपको क्या करा दें, प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस करा दें कि आपको पेपर में लगे कि वाह क्या क्वेश्चन है, ये तो हमारा पढ़ा हुआ है, ऐसा लगना चाहिए पेपर में बैठ के। तो ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और लगे रहेंगे अपने लोग, मस्त होके पढ़ेंगे यार। ऐसा पढ़ेंगे कि पेपर से कोई भी क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा। बस इतना याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की है चंद्रा के प्लेटफॉर्म पे, राजस्थान जी के चैनल पर। उस चैनल को ज्यादा ज्यादा क्या करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जी हाँ, ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए। प्रशांत सिंह जी, राधे राधे। पूजा, राधे राधे। रश्मि यादव, राधे राधे। तो भाई सब भाई दोस्तों को, बहनों को मेरी तरफ से क्या है, राधे राधे। और जितने भी दोस्त जुड़े हैं, थोड़ा सा मैं कहूंगा यार शेयर कर दीजिए, ज्यादा ज्यादा इस सेशन को शेयर कर दीजिए। आज वैसे भी ओबीसी संडे है, तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाए, जो आपके दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को शुरू करते हैं। और सर देखिए, मैंने एक बात बताई है अभी आपको, सेशन के लास्ट में मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करके जाऊंगा जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सेशन में बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, क्वेश्चंस के आंसर करिए। उसको क्या करिए, आंसर करने के साथ साथ जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊं उसको क्या करते रहिए, नोट करते रहिए, ठीक है जी। बिल्कुल, ज्योति जी, राधे राधे। जीएस वाई एच एन सर, राधे राधे, नमस्कार सर।
अश्वंत राजपूत जी राधे राधे, पूजा फौजदार राधे राधे, ज्यादा ज्यादा जुड़ जाइए भाई, ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए। मैं ये चाहूंगा कि आप इस सेशन को ज्यादा ज्यादा क्या कर दें, शेयर कर दें, कि जिससे कि मुझे भी मजा आए ना पढ़ाते हुए, कि भाई चलिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ में, तो आपको भी तो क्या है थोड़ी सी मेहनत करनी है। जी बिल्कुल, राधे 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 जी, बिल्कुल राधे राधे। रंजीत जी, रंजीत सिंह राधे राधे। पवन जी वेरी गुड आफ्टरनून सर। ओके सर। शशिकांत जी राधे राधे, आपने लिखा है कि भाई नाम ले, ठीक है, शेयर करें सभी लोग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत सिंह जी, सभी लोगों से ज्यादा ज्यादा शेयर करा दीजिए। और इधर आंसर भी आने लगा है लोगों का, ये याद रखिएगा। और ये शशिकांत जो गुप्ता जी है, उन्होंने इसका पहले क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए मैं आपको बताऊं, जो पूजा जी आप पूछ रही है, राजस्थान पुलिस के लिए भी क्लासेस चले। मैंने आपका ना, आप किसी भी लेवल का पेपर दीजिए, आप राजस्थान पटवार का दीजिए, पुलिस का दीजिए, आप एमपी का किसी भी पेपर दीजिए, यूपी में किसी का भी पेपर दीजिए जिसमें जीएस आती है। ये याद रखिएगा, जो हम लोगों ने जीएस की मुहिम शुरू की है, मैंने और सुमित सर ने, उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, शेयर करिए भाई। देखिए क्वेश्चन जब भी मैं कराऊंगा, जब आप ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे, इसको शेयर करेंगे। लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है, मैं और सुमित सर ऐसे क्वेश्चन आपको लेके आए हैं, आपके साथ में जुड़ रहे हैं, इतना मजा आने वाला है ना आपको, और इसके साथ बिट डिटेल कराने वाले हैं आपको, जिससे कि आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो कॉन्सेप्ट से भी वो आप क्वेश्चन आराम से क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। तो देखो इतनी मेहनत तो भाई जो हम लोग करें, तो इतना तो बनता ही है कि शेयर तो कर सकते हैं। बिल्कुल सुधीर सिंह जी राधे राधे, धाकर सर की क्लास को धाकर तरीके से शेयर करें। बिल्कुल प्रशांत सिंह जी, आप सब लोगों का प्यार है। मेरा नाम वैसे विपिन गंगवार है दोस्तों, जो मुझसे आज पहली बार जुड़ रहे हो, और इन सब दोस्तों का, इन सब भाइयों का प्यार है जिन्होंने मेरा नाम रखा है धाकर सर। तो सोनी यादव जी का भी आंसर आ गया बी। चलिए ठीक है, आप ऐसा करिए, इसको लगातार शेयर करते रहिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओके आइए दोस्तों, चलिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा है, हम जानते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है, मैंने कहा कि देखिए मौद्रिक, अगर मैं बात करता हूं सबसे पहली चीज के बारे में, तो ये यार दोस्तों याद रखिएगा, यहां से मैंने कहा, ये अगर हम लोग बात करते हैं तो ये थोड़ा सा लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसमें मैं देख लेता हूं। ये यस, देखिए अगर आज बात करते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है कि बात करते हैं हम लोग, ये बार बार प्रॉब्लम किसमें क्यों आ रही है लिखने में। एक मिनट, अभी दोस्तों मैं आपसे फिर से जुड़ रहा हूं, बस एक मिनट रुक जाइए थोड़ा। ये चलिए आइए दोस्तों, ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी इसके लिखने में, मैं फिर से बात करता हूं आपसे। पहला क्वेश्चन ये है कि भाई मौद्रिक नीति का निर्धारण या संचालन कौन करता है, ठीक है। और मैं देख रहा हूं कई लोगों का आंसर आ रहा था आरबीआई आरबीआई आरबीआई। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है कि आरबीआई क्या करता है, मौद्रिक नीति का संचालन करता है। पर थोड़ा सा चेंज, अगर मैं चेंज करूं तो दोस्तों याद रखना कि आज के करंट टाइम में, थोड़ा मैं कमेंट को थोड़ा सा रख देता हूं, ठीक है, उसके बाद फिर से कमेंट लूंगा मैं आप लोगों के। तो दोस्तों याद रखना कि जो वर्तमान समय में जब कभी भी इस मौद्रिक नीति का क्या होगा, निर्धारण होगा, तो आरबीआई के जितने भी सदस्य हैं वो इसमें मेन रोल में रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन दोस्तों आज वर्तमान समय में इसमें गवर्नमेंट का भी क्या रह रहा है, योगदान रह रहा है। लेकिन इसके संचालन के रूप में अगर हम बात करें तो इसका आंसर हमारा क्या सही है, आरबीआई। तो इसका निर्धारण और संचालन दोनों कौन करेगा, आरबीआई। पर आज की डेट में याद रखिएगा किसकी सिफारिशें भी ली जाती हैं, गवर्नमेंट की। ओके, अब देखिए यहां पर एक शब्द जुड़ा है, मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी। तो आइए मैं बात करता हूं किसके बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। तो अगर मैं बात करता हूं आपसे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहली चीज क्या है मॉनेटरी पॉलिसी।
देखिए मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में अगर मैंने बात की, जी हम क्वेश्चन में फिर से आएंगे, तो दोस्तों याद रखना इसका जो निर्धारण मैंने कहा कौन बनाएगा, आरबीआई। यानी आरबीआई करेगा, निर्धारण करेगा, संचालन करेगा। और इस मौद्रिक नीति के माध्यम से बाजार में अगर मैं बात करता हूं कि हाँ दोस्त मार्केट, यानी मार्केट का मतलब क्या, बाजार। लेकिन कौन सी बाजार, तो याद रखिएगा फाइनेंस मार्केट। कौन सी मार्केट, फाइनेंस, यानी कि वित्तीय बाजार। याद रखिएगा दोस्त, वित्तीय बाजार। तो दोस्तों याद रखना इस वित्तीय बाजार में जो मुद्रा निर्गमन है, मुद्रा निर्गमन है, ये याद रखिएगा। इस निर्गमन में के बारे में अगर हम लोग बात करें कि मनी सप्लाई, मनी सप्लाई, ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों अगर मैं मनी सप्लाई की अगर बात करता हूं तो ये मनी सप्लाई के आधार पर भारत में आरबीआई क्या करता है, इस मौद्रिक नीति का क्या करता है, निर्धारण करता है। यानी मैं आपसे कहूं तो आपको यह याद रखना है कि भारत में जो मुद्रा सप्लाई होती है, जो मनी सप्लाई होती है, वो किसके आधार पर की जाती है, वो की जाती है मौद्रिक आधार पर। यानी कब बाजार से में मुद्रा ज्यादा कम मुद्रा का प्रसार करना है और कब बाजार से मुद्रा को क्या करना है, निकालना है, ये सारे चीजें जो निर्धारित की जाती हैं किसके माध्यम से की जाती हैं, मौद्रिक नीति के नाम से। और इस मौद्रिक नीति के नाम से दोस्तों आपने कई सारे इसके टूल सुने होंगे, जिसमें मैं आपको एक दो बताना चाहूंगा। जैसे आपने बड़ा मुख्य सुना होगा रेपो रेट। क्या नाम सुना होगा, रेपो रेट, यानी कि इसको हम बोलते हैं रेपो दर। क्या बोलते हैं दोस्तों, रेपो दर, ठीक है। एक आपने सुना होगा, अगर आप बहुत बार पढ़ते हैं तो आपने कई बार क्लासेस में मुझसे सुना भी होगा, एक होता है रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, ठीक। अब देखिए रिवर्स रेपो दर और ये रेपो दर होते क्या है, ठीक है, इसके बारे में भी आपसे मैं 1 मिनट क्या कर लेता हूं, डिस्कस कर लेता हूं। देखिए हमने लोगों ने क्या कहा है कि हम लोग ऐसे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं जहां पे मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ क्या दूंगा, कॉन्सेप्ट भी। तो इस चीज को याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर क्या करिए, शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा जितना भी शेयर कर मिले उतना ज्यादा क्या करिए, शेयर करिए। तो आइए हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो देखो देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज मैंने कहा कि ये बैंक है, ओके, और ये आरबीआई है, ओके। अगर इस बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है तो ये लोन कहां से लेगा, ये लोन लेगा दोस्तों आरबीआई से। अगर ये लोन आरबीआई से इसने लिया और उस लोन को अगर इसने दोस्तों 90 दिन से कम के लिए लिया है, कितने दिन के लिए लिया है, 90 दिन से कम के लिए, लेस देन 90 डेज, तो जो इस लोन की रेट होती है दोस्तों उसी को बोलते हैं क्या, रेपो रेट। देखिए बड़ा शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब जरा समझिए एक दोस्त, अगर इस रेपो रेट को मान लेता हूं करंट टाइम में ये 4% है, ठीक। अगर ये करंट टाइम में दोस्तों 4% है, अगर आरबीआई ने इसको बढ़ा दिया, बढ़ाकर कर दिया 6%, तो मुझे बताइए इस बैंक को जो लोन मिलेगा वो सस्ता मिलेगा, महंगा मिलेगा। अभी 4% पे मिल रहा है, अब मिलने लगा 6% पे, यानी कैसे मिलेगा, महंगा। अगर बैंक को महंगा मिला तो दोस्तों या तो ये पैसा कम लेगी या नहीं लेगी। अगर कम लेगी तो लोगों के लिए भी ये बैंक, हमें पता है बैंक से लोन कौन लेते हैं, तो वो लेते हैं हम लोग। यानी कि याद रखिएगा मार्केट में पैसा बैंकों से क्या लिया जाता है, लोन पर। अगर यहां से महंगे लोन मिलेंगे बैंकों से तो याद रखने बाजार में दोस्तों पैसा क्या जाएगा, कम। अगर जब कम पैसा जाएगा तो याद रखिएगा वस्तु की मांग क्या होगी, कम। वस्तु की जिसकी मांग कम होती है तो याद रखना उसके मूल्य भी क्या होते हैं, कम। आई होप चीज समझ में आ गई होगी। यानी अगर रेपो रेट बढ़ा दी जाए तो मनी सप्लाई दोस्तों याद रखना क्या होगी, कम। अगर कभी भी रेपो रेट कम कर दी जाए तो याद रखिएगा मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, ज्यादा। क्यों, अगर मैंने ये 3% कर दी तो लोन यहां से सस्ते हो जाएंगे। अगर इस बैंक को सस्ता पैसा मिलेगा तो ये पब्लिक को भी क्या देगी, सस्ता। आई होप चीज आपके समझ में आ गई होगी। अगर इतनी चीज समझ में आ गई है तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे, यही हमारा क्वेश्चन था और हम क्वेश्चन में पढ़ रहे थे। आइए आपको देखिए, जिसको ये चीज समझ में आ गई हो एक बार यस बोल दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, एक बार यस बोल दीजिएगा अगर हम लोग बात करते हैं तो। सबसे पहले चीज तो देखिए, अब हम लोगों ने बात देख लिया कि भाई यार रखिए
कि मौद्रिक नीति का निर्धारण और संचालन कौन करेगा? आरबीआई। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर मौद्रिक नीति को बढ़ा देंगे, दोस्तों याद रखना, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी, यानी अगर इसको मैं बढ़ा दूंगा तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? ये क्या हो जाएगी? कम। ठीक है, अगर ये कम हो जाएगी तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये चीज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। चलिए, अगर मैं अब बात करता हूं आपसे कुछ और चीजों के बारे में, तो जरा दोस्तों जरा समझिएगा। यहां पर एक ऑप्शन लिखा है सेबी। क्या नाम लिखा है? सेबी। बहुत से पेपरों में पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, और कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है पेपरों में। तो दोस्तों याद रखना, जो इसकी फुल फॉर्म है उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, मुझे कमेंट करके जरा फटाक से बताइए कि इसकी फुल फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? बताइए, मैं कमेंट देख रहा हूं, जल्दी जल्दी बताइए कि सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सेबी की फुल फॉर्म क्या है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए जी, बिल्कुल बिल्कुल, ओके, रेड कलर कर लिया है। सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज। अमित जी लिख रहे हैं सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज। जल्दी जल्दी कमेंट करिए। देखिए, मैं सारे ऑप्शन को बता के जाऊंगा। अगर आप चाहते हैं ना इन चारों ऑप्शनों की सर्जरी हो, तो प्लीज ज्यादा ज्यादा कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि यार हम लोग केवल ऑप्शन कराने नहीं आए हैं, केवल क्वेश्चन कराने नहीं आए हैं। मैं जुड़ा आपके साथ में हूं कि मैं आपको केवल एक क्वेश्चन बता दूं, टिक लगा के आगे चला जाऊं। मैंने पहली क्लासेस में बोला है, अगर मैं जोड़ूंगा तो मैं सबका क्या करेंगे? पोस्टमार्टम। सर ये याद रखिएगा, ठीक है? तो जल्दी जल्दी बताइए। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए, अभी भी मुझे सही आंसर नहीं मिला है किसी का भी, और जब तक आंसर नहीं मिलेगा मैं नाम भी ले लेता हूं। अमित जी, प्रियंका जी, दृष्टि जी और पूनम जी। भाई कमेंट बड़ी बड़ी जल्दी आ रहे हैं। एक ये आया सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है? अभी भी किसी का सही आंसर नहीं। देखिए, जब तक सही आंसर नहीं आएगा तो यार मजा कैसे आएगा? चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि भाई सेबी की क्या फुल फॉर्म है। तो दोस्तों याद रखना, तो यहां से हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? सेबी के बारे में। तो याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज, नॉट सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, आई होप चीज समझ में आ गई होगी। अगर इतना चीज समझ में आ गई तो इसको आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं इसकी फुल फॉर्म को। अब बात करते हैं दूसरी चीज की। यहां से अगर मैं यहां से बात करता हूं तो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहली चीज, ठीक है, तो सेबी की जो स्थापना हुई, अगर मैं इसकी स्थापना की बात करता हूं आपसे, तो याद रखना दोस्तों, जो सेबी की स्थापना हुई है वो हुई है 12 अप्रैल 1988 को। और दोस्तों जो इसका हेड क्वार्टर है वो कहां है? मुंबई। क्या है? मुंबई। ओके, अब मुझे जरा बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी कमेंट करिए, बहुत जल्दी कमेंट करके मुझे बताइए कि अभी इसकी चेयरमैन कौन बनी है? वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? जल्दी बताइए। और जिसको ये लिखना है आप आराम से लिख सकते हैं। बताइए, जल्दी कमेंट करिए, कमेंट करिए कि इसकी चेयरमैन कौन है, इसकी अध्यक्ष कभी कौन बनी है? कौन है इसके अध्यक्ष? मैं हट जाता हूं, आप क्या कर लीजिए, जिसको लिखना है स्क्रीनशॉट लेना है वो लेते रहिए आराम से, ठीक है? बताइए। देखिए जवाब नहीं आ रहा है, याद रखिएगा। और ये शशिकांत जी लखनऊ में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और बिल्कुल 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई। दोस्तों मुझे बहुत जल्दी से क्या करिए, बताइए कि अभी इसकी चेयरमैन कौन बनी है? इसकी चेयरमैन कौन बनी है? बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी जल्दी और बताइए। अंकित राजपूत जी, रंजीत सिंह जी, रंजना जी, रश्मि यादव, ठीक है, रश्मि यादव, बहुत सही आंसर, बहुत सही, बहुत सही। दोस्तों याद रखना, मांडवीपुरी बच्चू, याद रखिएगा कौन है? अभी इसकी जो नई चेयरमैन बनी है वो बनी है
माधवी पुरी बुच। अच्छा, इनका अभी इन्होंने जो स्थान लिया है वो किसका स्थान लिया है, यानी किसका स्थान लिया है इन्होंने अभी? देखिए, ज्यादा ज्यादा क्या करिए, शेयर करिए। बिल्कुल 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 सही है, बिल्कुल सही है। जी हाँ, रंजनी, सॉरी, रागनी गुप्ता, बिल्कुल सही। प्रशांत जी बिल्कुल सही है। और याद रखना, अभी याद रखिएगा, तो ये जो अभी बनी है, ये रिसेंटली बनी है, तो कोई मुझे बताएगा इन्होंने किसका स्थान लिया है? कमेंट करिए, कमेंट करिए। बिल्कुल जी, थोड़ी देर के लिए मैं कमेंट रख देता हूं और आइए इसको मैं पूरा आपको बता देता हूं, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, अजय त्यागी, अजय त्यागी का भी उन्होंने क्या लिया है, स्थान लिया है। तो आइए मैं बात करता हूं अगले चीजों की। तो यहां से दोस्तों याद रखना, इतनी चीज इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं आपके फिर से कमेंट लूंगा। पहला क्वेश्चन हमको हम क्या कर लेते हैं, तो दोस्तों याद रखना, इसका हमने पढ़ लिया, इसके बारे में बात कर ली कि इसका हेडक्वार्टर कहां है, ठीक है, मुंबई में है। डन। इसके बारे में बात कर लिया कि इसके चेयरमैन कौन है, समझ गए। अब बात कर दी आरबीआई के बारे में बात होगी। अब बात करते हैं इरडा की। किसकी बात करते हैं? इरडा की। तो याद रखना, हम इसको बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। दोस्तों याद रखना, कमीज के बारे में जानकारी मैं आपको देता हूं। ये याद रखिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां है? हैदराबाद में है। कहां है ये? हैदराबाद में। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो इरडा एक्ट, याद रखना दोस्तों, इरडा एक्ट 1999 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनकी संचालन संस्था, उनकी नियामक संस्था को हम किसके नाम से जानते हैं? इरडा के नाम से जानते हैं। तो आई होप, मुझे लगता है कि इतना कुछ इसके बारे में जानना बहुत सही है। डिटेल तो बहुत ज्यादा है इसकी, अगर इतना डिटेल की बात हम करेंगे तो काफी टाइम हो जाएगा और क्वेश्चंस भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आपको ले चलता हूं। आइए, अगला क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, याद रखना। तो अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। लिखा है कि भारत की पहली राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई थी, यानी कि द फर्स्ट इकोनॉमिकल सर्वे कंडक्ट बाई, भारत का जो पहला आर्थिक सर्वेक्षण था ये किसके द्वारा किया गया? जी हां, राष्ट्रीय आय की जो गणना की गई वो किसके द्वारा की गई? पहली बार किसी ने भी भारत में आय का आकलन पेश किया, वो किसके द्वारा किया गया? बताएं, जल्दी कमेंट करें, मैं आपके कमेंट देख लेता हूं, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ज्योति जी बिल्कुल सही आंसर है आपका। रजनी जी बिल्कुल सही आंसर है। और रेखा जी, रागनी जी, अंजू पाल, भाई कमेंट बहुत तेजी से आ रहे हैं, मैं सबका नाम भी नहीं ले पा रहा हूं, उसके लिए सॉरी, कोई बुरा नहीं मानना कि सर ने मेरा नाम नहीं लिया। मैं सभी का एक साथ में नाम ले रहा हूं, जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करिए, शेयर करिए। तो याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा दोस्तों याद रखना, पहली बार क्या किया गया था? आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था। और याद रखिएगा, इनकी एक किताब है, ठीक है, जो आर्थिक सर्वेक्षण किया गया इनके द्वारा, तो वो 1870, याद रखिएगा 76 78 की बात हम लोग करते हैं इसमें। और इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, ठीक है, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, बहुत फेमस किताब है इनकी। और कई बार इस बुक पे क्या है, क्वेश्चंस बना है। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है, पीसीएस में आ चुका है, आरओ में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। एक किताब जो इनकी है वो हमको जो मिलती है, तो वो दोस्तों थोड़ा सा याद रखिएगा। जो सर्वेक्षण जिनका मिला वो 1870 और 678 के बारे में बात करते हैं, कि जब इनकी जो किताब के बारे में बात करेंगे तो वो क्या है? द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये इनके द्वारा किताब लिखी गई थी। और इन किताब में इन्होंने पहली बार
भारत का आर्थिक सर्वेक्षण क्या किया था दोस्तों, पेश किया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले की तरफ। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहां से अगर मैं बात आपसे करूं तो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहली चीज पीसी महालनोबिस की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों याद रखिएगा, जो पीसी महालनोबिस हैं यहां से भी कई सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं और उसके बारे में मैं आपसे क्या कर रहा हूं बात। तो पहली चीज, आपने पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी होंगी और आप सभी लोग जानते हैं कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं और जिसमें सेकंड 5 ईयर प्लान था, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, उसका जो मॉडल तैयार करने वाले जो व्यक्ति है वो कौन है? पीसी महालनोबिस है। कौन है? पीसी महालनोबिस। बड़ा कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। तो देखिए याद रखिएगा, पीसी महालनोबिस अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहली चीज, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये याद रखिएगा, देखिए सर अगर बात करते हैं इनकी, जो मैं कई लोगों के कमेंट देख रहा हूं वो लिख रहे हैं 1867 68, बिल्कुल सही है भैया। और देखिए कई सारी डेटा है इस किताब की, जो पहली बार पब्लिश होने की बात अगर कोई करता है तो वो 1862 में करता है, पूर्णतः जो पब्लिश होती है वो 1901 में होती है सर। ये कई सारे डेटे हैं इसकी, लेकिन जो प्रमाणित डेटा है मैं वो आपके लिए ला रहा हूं कि पहली बार जो आर्थिक सर्वेक्षण की बात की थी, मैं किताब के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन जो किताब पूर्णतः जो पब्लिश हुई वो कब हुई? 1901 में। लेकिन पहली बार आंशिक रूप से कब मानी जाती है? 1862 में। तो इन क्वेश्चंस को कहीं से क्या आप डिफरेंट करके पढ़िएगा, आपको कई सारी डेटे मिलेंगी, ठीक है। लेकिन आप जो अथेंटिकेट डेटा है उस पर जाइए कि भाई भारत का आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किसने किया? वो किसने किया? पीसी महालनोबिस ने। आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखिए कोई दोस्त 1956 1961 लिख रहे हैं, तो मैं आपको यही बता रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और मोहित कुमार जी कह रहे हैं कि एनसीईआरटी में 1867 68, बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। मैं कह रहा हूं कि ये इसके साथ साथ में मैं आपको ये भी लिख देता हूं 1867 68, ये बिल्कुल भी, ये भी डेट सही है दोस्तों। 1862 वाली डेट भी सही है, 1901 वाली भी सही है। अगर आ जाए कि पूर्णतः इसको कब प्रकाशित किया गया तो वो कब किया गया? 1901 में, इस किताब का। ओके, ठीक है, ये याद रखिएगा। पर आर्थिक जो गणना पहली बार जो की गई वो किसके द्वारा की गई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अब आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे कमेंट करिए, बताइए मुझे कि स्वतंत्र भारत की पहली आर्थिक समीक्षा किसने की? मैंने कहा कि भारत की पहली आर्थिक गणना दादा भाई नौरोजी, लेकिन अब क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र भारत की पहली आर्थिक समीक्षा किसने की? जल्दी से क्या करिए, आंसर दीजिए, कमेंट करिए, आंसर दीजिए जल्दी से कि आंसर क्या रहेगा। डेटों का जो उलझन थी वो मैंने आपकी सुलझा दी है, इसलिए याद रखिएगा 1901 वाली डेट आप याद रखिएगा, जो पूर्णतः प्रकाशित हुई और अभी ये रिसेंटली पेपर में आया भी था कि इनकी किताब का पब्लिकेशन कब आया, कब पब्लिश हुई पूर्णतः, तो वो 1901 में, ठीक है। चलिए दोस्तों बताइए, जल्दी बताओ, जल्दी। पीसी मैंने क्वेश्चन पूछा है कि पीसी महालनोबिस, ठीक है भाई, क्या थे? अगर मैं बात करता हूं तो पीसी महालनोबिस ने अगर देखा जाए तो जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, यानी कि सेकंड 5 ईयर जो प्लान था, इसका मॉडल तैयार किया था किसने? पीसी महालनोबिस ने। लेकिन मेरा क्वेश्चन यह बना आपसे कि भाई जो स्वतंत्र भारत की पहली आर्थिक जो गणना की थी, सर्वेक्षण किया था, वो किसने किया था? तो फटाफट आंसर दीजिए। सर वीडियो सही नहीं आ रहा है, जरा एक बार देखिएगा वीडियो में क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। देखिए मोहित कुमार जी, मैं अभी आ रहा हूं, एनएसएसओ पे भी आ रहा हूं, मैं आपको सब बता के जाऊंगा सर। ये यार के दोस्तों पहले देखो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, आप मैंने कहा ना हर एक चीज की सर्जरी करके जाएंगे, मैंने कहा ना मैं वो इसलिए नहीं आया हूं, ठीक है, कि आपको मैं केवल एक ऑप्शन बताऊं और चला जाऊं, ठीक है। अब मैं आपसे कमेंट करके पूछना चाहता हूं कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, इन चारों ऑप्शनों की सर्जरी कराना चाहते हैं या केवल एक ऑप्शन को मैं आपको बता के निकल जाऊं, उसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी दूं और चला जाऊं? मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा पढ़ना पसंद करेंगे सर। आप टेंशन ना लीजिए, आप बैठिए, मैं आपको एनएसएसओ, सीएसओ और एनएसओ ये सब बता के जाने वाला हूं, आप वेट करिए सर। लेकिन जो मैं आपसे पूछ रहा हूं पहले वो कमेंट करिए, क्योंकि मैं आपके बार बार कमेंट देख रहा हूं, ठीक है।
अनुज शर्मा जी, हमारे इधर से वीडियो बिल्कुल सही चल रहा है, आप जरा एक बार अपनी तरफ से क्या कर लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए सर। ठीक है, ओके। और स्मृति जी कह रही बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, थैंक यू थैंक यू। देखिए सर, मैंने आपसे कहा है ना कि हम लोग जो आपको जीएस के साथ में मैं और सुमित से जुड़े हैं, तो हम लोग जो जुड़े हैं ना, वो आपके लिए एक एक चीज को देने के लिए जुड़े हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि ये जो 4 ऑप्शन मैं लाऊं उसमें से केवल एक ऑप्शन आपको बताऊं और उसके बाद मैं 10 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन जो मुझे कराने हैं मैं फटाफट आऊं, फटाफट करा के चला जाऊं। ऐसे तो सर बहुत लोग करा रहे हैं, तो हम में उनमें अंतर क्या है? हम जो देने आए ना, वो आपको कंटेंट देने आए हैं, और ऐसा कंटेंट देना है जो आपके पेपर में, जिस दिन आप पेपर दोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वाकई में चंद्रा से क्या मिला है आपके लिए। तो आइए चलिए सर बात करते हैं इसके बारे में हम लोग। तो दोस्तों याद रखिएगा, मैंने कहा कि भारत की पहली आर्थिक गणना कौन? दादा भाई नौरोजी। लेकिन स्वतंत्र भारत की याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो जरा समझिएगा, स्वतंत्र भारत की पहली आर्थिक गणना कौन करेंगे? पीसी महालनोबिस। तो 2 फैक्ट याद रखिएगा। पीसी महालनोबिस ने क्या दिया था? सेकंड 5 ईयर प्लान का मॉडल दिया था। उसके बाद स्वतंत्र भारत की, ये याद रखिएगा, क्या स्वतंत्र भारत की आर्थिक गणना किसने की दोस्तों? ये इन्हीं के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? इनके द्वारा की गई। और ये याद रखिएगा, इन्होंने ये की 1949। ठीक है, कब आई? 1949 में इनकी आर्थिक गणना के बारे में पता चलता है, इन्होंने बताई है भारत की आर्थिक गणना। तो दोस्तों इतने चीजें, 3 पॉइंट है जो है, याद रखिएगा। चलिए, अगर आई होप ये चीज आपको ने लिख ली है, तो मैं समझ रहा हूं कि आप बहुत अच्छा समझ रहे होंगे। अगर आप समझ रहे हैं, सब समझ में आ रहा है, बहुत। विजय प्रताप जी, बहुत अच्छी बात है सर, आप हौसला बढ़ाते रहिए मेरा। अगर आप मेरा हौसला बढ़ाएंगे, आप मेरा साथ देंगे ना, तो सर सच्ची में आपको वो चीजें दे जाऊंगा ना जो कहीं नहीं मिलेंगी सर। ये जान लीजिए कि मुझे इतनी देर हो गई और अभी मैं दूसरा ही क्वेश्चन क्या कर रहा हूं, डिस्कस। ये चीज आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, और फिर भी आप इसको शेयर नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, तो सर मजा नहीं है, दिल खट्टा हो जाएगा यार। तो अगर हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं ना, तो आप भी मेहनत करिए। आइए बात करते हैं। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन इसी से क्या बनेगा आपके लिए कि भारत में पहली बार वैज्ञानिक रूप से आर्थिक गणना का श्रेय किसको जाता है? फिर क्वेश्चन समझिए, भारत में क्या वैज्ञानिक रूप से आर्थिक गणना का कॉन्सेप्ट किसने दिया, का सिद्धांत किसने दिया, या पहली बार वैज्ञानिक रूप से आर्थिक गणना किसके द्वारा की गई? बताइए। मिस्टर शर्मा जी, बहुत धन्यवाद अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है। और बिल्कुल अंजू पाल जी, आपका आंसर आ गया, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, फटाफट आंसर करिए। देखिए मैंने कहा ना, अगर आप वो साथ नहीं देंगे तो फिर मजा नहीं आने वाला है यार। तो प्लीज मैं चाहता हूं कि क्या करिए, थोड़ा सा साथ दीजिए। और अच्छा कंटेंट चाहिए है तो मैंने कहा ना, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कैसा पढ़ना पसंद करेंगे। ऐसा पढ़ना पसंद करें कि केवल एक ऑप्शन को समझाऊं और निकल जाऊं, या फिर आपके लिए सारे ऑप्शनों का क्या करूं, मैं पोस्टमार्टम करूं। अगर सारे ऑप्शन का पोस्टमार्टम करेंगे सर, टाइम तो लगेगा, ये जान लीजिए। लेकिन मेहनत दोस्तों एक बार करिए, और मेहनत ऐसी करिए कि वो लाइफ में आपको क्या कर दे, सक्सेस कर दे। चलिए, बिल्कुल कई लोगों का आंसर आ चुका है, और जितने भी लोग आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं। डॉक्टर वी.एम. राव। ठीक है, हालांकि इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, पूरा नाम है डॉक्टर वी.एम. राव। क्या नाम है इनका? डॉक्टर वी.एम. राव। ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों। ओके, तो पहली बार वैज्ञानिक रूप से आर्थिक गणना का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर वी.एम. राव के लिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। जो दोस्त हमारे कमेंट कर रहे थे, एनएसएसओ और एनएसओ क्या है, सीएसओ क्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले चीज, 3 चीजें होती है। एक होता है एनएसएसओ, एक होता है सीएसओ, और अब बन गया है क्या, एनएसओ। थोड़ा सा जल्दी बता देता हूं कि इतनी समीक्षा भी नहीं करूंगा, नहीं तो लोग कहने लगे कि पता नहीं आईएएस पीसीएस की क्लास चल रही। लेकिन वाकई में मैं आपको जो मैटर दे रहा हूं, आप किसी का भी पेपर दीजिए दोस्तों, याद रखिएगा आपका क्वेश्चन नहीं बचेगा, चाहे वो
आपका यूपी टेट का हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे आपका रीट का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे किसी का भी यूपीएससी का हो, एसएससी का हो। ठीक है, चलिए अगर आप बात करते हैं जी और धन्यवाद, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा आ रहा है बस ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहिए, मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। देखिए दोस्तों, कहते थे कि भारत में इन पीसी महालनोबिस के आधार पर अनुशंसा पर किसकी स्थापना की गई थी? एनएसएसओ की स्थापना की गई थी और यह बना था 1950 में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1950 में। थोड़ा वर्बली बता देता हूं आपके लिए। आज वर्तमान में इसमें 4 इसकी संस्थाएं हैं, यानी ये 4 डिपार्टमेंट में बटा हुआ है। ओके, और इसका जो हेडक्वार्टर दोस्तों है वो है दिल्ली। दिल्ली, और दिल्ली में भी कोई पूछ ले तो दोस्तों फरीदाबाद भी आंसर है इसका। फरीदाबाद नहीं भाई, फिर कहीं सर्च करो और कहो दिल्ली लिखा दिए, फरीदाबाद नहीं बताया, तो दिल्ली फरीदाबाद, क्योंकि इसकी 4 ब्रांचें हैं। एक ब्रांच का जो इसका हेडक्वार्टर वो कोलकाता में भी है, लेकिन याद रखिएगा जो मेन है वो कहां है दोस्तों? वो दिल्ली है। तो भारत में आर्थिक गणना के लिए जो लोग जाने गए पीसी महालनोबिस, उन्होंने एक संस्था का स्थापना की और वो आर्थिक गणना कौन करता था? एनएसएसओ। कौन करता था? एनएसएसओ। एनएसएसओ की फुल फॉर्म नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या दोस्तों ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ओके, दोनों सही है, गलत कोई नहीं है, पर याद रखिएगा ऑफिस इज द मस्ट, ऑफिस वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये आर्थिक गणना कौन कर रहा था? एनएसएसओ कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि 2 मई 1951 को एक और संगठन बनाया गया जिसका नाम रखा गया सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। बहुत दोस्तों बहुत अच्छे से समझना इस चीज को। अब हुआ क्या, अभी 23 मई 2019 को दोस्तों इन दोनों को मिलाकर एक नई संस्था बनाई गई है जिसका नाम क्या रखा गया है? एनएसओ। क्या रखा गया है? एनएसओ। मैं थोड़ा कमेंट रख देता हूं। एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्या बोलते हैं इसके लिए? याद रखिएगा, सॉरी केंद्रीय नहीं, राष्ट्रीय। याद रखिएगा क्या नाम बोलेंगे इसको हम? राष्ट्रीय, 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 सॉरी राष्ट्रीय ऐसा नहीं, हिंदी में लिखेगा। अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? राष्ट्रीय सांख्यिकी, सांख्यिकी कार्यालय, कार्यालय। तो दोस्तों याद रखना। और वर्तमान में अब मैं अब यहां से बात कर रहा हूं, जो भाई ने कमेंट किया था कि मैंने कहा कि भारत में, अब देखिए पूरा फ्रेम मैं आपके सामने क्लियर करता हूं। अब 1 मिनट रुकिए बस। भारत में पहली बार आर्थिक गणना का श्रेय दादा भाई नौरोजी। स्वतंत्र भारत की पहली आर्थिक गणना पीसी महालनोबिस। वैज्ञानिक पद्धति से पहली बार आर्थिक गणना कौन? बीएन राव। पीसी महालनोबिस के द्वारा एक संस्था बनाई गई आर्थिक गणना के लिए, कौन सी? एनएसएसओ। उसके बाद एक संस्था बनी कौन? सीएसओ। और वर्तमान में इन दोनों को मिलाकर कौन सी संस्था बनी? एनएसओ। तो दोस्तों याद रखना, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना किसके माध्यम से की जाती है? एनएसओ के माध्यम से की जाती है। आई होप पूरी चीज क्लियर हो गई होगी। अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो यार एक बार थम्स अप दिखा दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। शेयर तो जरूर कर दीजिए, मैं एक बार देख लेता हूं। यस बोल दीजिए, ठीक है, ओके। और भाई ये प्लीज, ये कौन है? शशांक यादव जी, आप ये कैसे कमेंट? भाई प्लीज कमेंट करिए, लेकिन ऐसे नहीं, थोड़े अच्छे से कमेंट करिए थोड़ा सा, कि एक ग्रुप है ये, और इस ग्रुप पे ये देखिए प्रिया रानी जी, प्रिया रानी, पता नहीं कौन कौन लोग हैं। जो भी आपको अगर समझ में आ रहा है उसको अप्रिशिएट करिए, ज्यादा से ज्यादा क्या करिए? शेयर करिए। पर ऐसा कोई नेगेटिव मत करिए कि आपको ये टेक्निकल वाले क्या कर दे? ब्लॉक कर दे। तो प्लीज ऐसी कोई यहां पर क्या मत करिए, कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करिए कि ये टेक्निकल वाले देख रहे हैं सारे आपके कमेंट और वो आपको ब्लॉक कर दे। तो मैं नहीं चाहता हूं कि किसी का नुकसान हो, ठीक है। प्रिया रानी, ये भी भाई देखिए चलिए हम लोग बढ़ते हैं, टेक्निकल वाले खुद इनको ब्लॉक कर देंगे अगर ये लोगों के कमेंट ठीक नहीं हुए। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों याद रखिएगा, तो अगर हम लोग नए क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आइए अगला क्वेश्चन अपना है
हम्म, चलिए, अगर हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि बैंकिंग को किस सेक्टर में रखा गया है। बैंकिंग को किस सेक्टर में रखा गया है, बहुत जल्दी से कमेंट करिए, उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, बात करते हैं। बताइए, आंसर दीजिए कि बैंकिंग को किस सेक्टर में रखा गया है। बताइए, बैंकिंग को किस सेक्टर में रखा गया है। ठीक है, बताइए। फटाफट कमेंट करिए कि किस सेक्टर में रखा गया है। ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में, चतुर्थ क्षेत्र में। और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभी ये यूपी पैट में भी एक क्वेश्चन आया था इससे, और दोस्तों एसएससी में और रेलवे में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो प्लीज, और जितने भी सुपर टैट वाले हैं वो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में इन क्षेत्रों से आपके के पूछा जा चुका है, इसलिए आपके लिए तो बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फटाफट क्या करिए, रिपीट करिए और फटाफट क्या करिए, इसका आंसर करिए। एक बार मैं कमेंट देख लेता हूं, क्या रहेगा इसका आंसर। बताइए, आंसर बताइए, बहुत जल्दी से आंसर बताइए कि क्या रहेगा इसका आंसर। बताइए, क्या रहेगा इसका आंसर। वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं। सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखिए, बिल्कुल आंसर जिसका भी सही आ रहा है, नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि कमेंट मैंने देखना बंद कर दिया है और कमेंट नहीं देख रहा हूं मैं अब। तो ये याद रखिएगा आप लोग, बस बीच बीच में देखूंगा कमेंट में, याद रखिएगा। मैंने कहा कि बैंकिंग को किस क्षेत्र में रखा है, तो कई लोगों का आंसर आया था सी, बिल्कुल सही है, तृतीय क्षेत्र में। बेटा याद रखिएगा तृतीय क्षेत्र में, और यहां से 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो तीनों जरा समझिएगा। पहली क्या है, पहला क्वेश्चन तो यह है दोस्तों कि तृतीय क्षेत्र होता क्या है। तो याद रखिएगा, मैंने अपनी क्लासेस में कई बार बताया है और आपको बहुत अच्छी तरह से ये चीज याद रखिएगा। हमने कहा कि जो सर्विस सेक्टर है, क्या है, जो सर्विस सेक्टर है यानी कि सेवा क्षेत्र है, तो जो सेवा क्षेत्र है दोस्तों उसको हम किसमें रखते हैं, इस तृतीय क्षेत्र में रखते हैं। अब चाहे वो आपका यातायात परिवहन हो, वो भी किसमें आएगा, सेवा क्षेत्र में। आपके हॉस्पिटल हो, आपकी बैंकिंग सेक्टर हो, ठीक है, ये चाहे आपको सिनेमा घर हो, आपके जितने भी जो हाँ आपको सेवा मिलती है, जो सर्विस आपको प्रोवाइड्स कराते हैं, उन्हीं सभी क्षेत्रों को हम किसमें रखते हैं, तृतीय क्षेत्र में। और यहां से दोस्तों एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और वो क्या आता है, ये याद रखिएगा कि भारत की जीडीपी, जीडी का मतलब, जीडीपी का मतलब क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। तो याद रखना दोस्तों, भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा जो योगदान है, जो सबसे ज्यादा आय जिस क्षेत्र से आती है, तो दोस्तों याद रखना वो तृतीय क्षेत्रीय है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन क्या रखिएगा, याद रखिएगा। भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो वो किसका है, ठीक है, तृतीय क्षेत्र का। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात आपसे करता हूं कि भारत की जीडीपी में मैंने बताया कि सबसे ज्यादा योगदान तो किसका है, तृतीय क्षेत्र का है, सबसे कम किसका है, तो वो याद रखना दोस्तों, सबसे कम किसका है, प्राथमिक क्षेत्र का। सबसे कम किसका, प्राथमिक क्षेत्र का। और प्राथमिक क्षेत्र को दोस्तों बोलते हैं कृषि क्षेत्र। क्या बोलते हैं, कृषि क्षेत्र। क्या बोलेंगे इसको, कृषि क्षेत्र। और द्वितीय को जो हम बोलते हैं दोस्तों, ये बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र। और ये अभी यूपी पैट में पूछा गया था, ये क्वेश्चन यूपी पैट में अभी पूछा गया था कि द्वितीय क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों किस नाम से जानते हैं, औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। प्राथमिक को किस में जानते हैं, एग्रीकल्चर के नाम से। और तृतीय को क्या जानते हैं, तृतीय को वो सर्विस सेक्टर के नाम से। यानी कि भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तृतीय क्षेत्र का। सबसे कम किसका है, प्राइमरी क्षेत्र का। क्या है, प्राइमरी क्षेत्र का। ओके चलिए, तो आई होप, मैं समझ रहा हूं कि आप कमेंट कर रहे होंगे, सेशन को शेयर कर रहे होंगे। ओके, अब हम लोग ज्यादा
अगर बात करें अगले क्वेश्चंस की, तो देखिए अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये। तो अगर मैं बात करूंगा अगले क्वेश्चंस की, तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके। अगर बात करें तो दोस्तों याद रखिएगा, यहां पर क्वेश्चन है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था का पिता किसको कहा जाता है। जी एक बार कमेंट कर दीजिए कि आधुनिक भारत का पिता किसको कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उसका पिता किसको कहा जाता है, इसके बारे में ये बड़े इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट हैं और इन चारों को हम लोग बड़े अच्छे से क्या करेंगे, एक्सप्लेन। तो मेरी तरफ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको क्या कर लीजिएगा, नोट करके रखिएगा अपने पास। तो जरा मुझे बताइए कि आधुनिक भारत का, मैं आपके कमेंट देख लेता हूं। अब ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सर, मोहित जी बिल्कुल सही है आपका आंसर, अंकित राजपूत बिल्कुल सही है, मिस्टर शर्मा जी बहुत सही है। ठीक है, आप जो कमेंट आ रहे हैं उन पे आप कमेंट पे ध्यान क्यों दे रहे हैं, आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए दोस्तों। ठीक है, जो कमेंट आ रहे हैं उन पे ध्यान मत दीजिए, आप अपनी क्लास पे ध्यान दीजिए। ठीक है, वो आते रहेंगे क्योंकि ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, इस पे अच्छे कमेंट और बुरे कमेंट आपको दोनों मिलेंगे, तो अपनी पढ़ाई पे मतलब रखिए। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल देखिए जितने लोगों का क्या आ रहा है, कमेंट आ रहा है, बिल्कुल सही है। आइए इस क्वेश्चन की भी सर्जरी कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं कमेंट नहीं देख पाऊंगा क्यों, इसके बारे में बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों सही है, जो आंसर जो है वो सही है। ये याद रखिएगा, एडम स्मिथ कई लोग बोल रहे हैं, और जेएम कीन्स, इसके बाद क्या है, कार्ल मार्क्स, और क्या है, रेगनर। तो कई लोगों का जो ऑप्शन आ रहा है वो एडम स्मिथ आ रहा है, और कई लोगों का जेएम कीन्स आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन यह बना कि हम इन दोनों में से किसको माने। बहुत अच्छे समझना दोस्तों, देखिए ना, इतने डाउट आएंगे ना, वो सारे क्लियर करके जाऊंगा आज मैं आपके। क्या है, अगर लूसेंट पढ़ते हो ना, उसमें सीधे लिखा होगा कि भैया आधुनिक अर्थव्यवस्था के पिता कौन माने जाते हैं, एडम स्मिथ। पर दोस्तों याद रखना, आप आइडिया चेंज कर लीजिए। जो आधुनिक भारत के अर्थशास्त्र के जो पिता हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, जेएम कीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेएम कीन्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, जेएम कीन्स। तो आधुनिक अर्थव्यवस्था का अगर पिता आपसे कोई पूछता है, तो आज के बाद याद रखना दोस्तों कौन है, जेएम कीन्स। लेकिन अगर कोई पूछता है कि अर्थव्यवस्था के फादर कौन है, ठीक है, इकोनॉमी के फादर कौन है, तो उनके लिए आप कौन मानोगे, एडम स्मिथ। पर अगर जुड़ जाए आधुनिक अर्थव्यवस्था के फादर कौन है, तो दोस्तों चीज याद रखिएगा, वो कौन है, इसको है जेएम कीन्स। कौन है, जेएम कीन्स। बिल्कुल देखिए, मैंने कहा ना, आप लूसेंट पढ़ोगे तो लूसेंट पे ये नाम लिखा होगा। ठीक है, जिसको भी अगर कोई भी डाउट है तो वो कमेंट करके मुझसे पूछ ले, या मैं पर्सनली उसको बता दूंगा। और नहीं तो दोस्तों आप जाके नेट पे क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो इस चीज को। और नहीं तो हम लोगों पे क्या रखिए विश्वास, जितना हम लोग आपको लिए पढ़ा रहे हैं वो वाकई में बहुत ऐसा डेटा मैं आपके लिए लाया हूं जो आपको कहीं भी फ्लेक्चुअल नहीं मिलेगा। तो जहां पर क्या होगा, कहीं पर कंट्रोवर्सी होगी, वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये बात मैं नकारता नहीं हूं कि एडम स्मिथ का नाम नहीं मिलता है, मिलता है। पर जो विद्वान जो आज मानते हैं, जो वर्तमान समय में मानते हैं, वो आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसको मानते हैं, जेएम कीन्स को। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हो गई है तो चलिए मैं कुछ और चीजें भी आपसे क्लियर कर देता हूं। आइए इन ऑप्शंस को हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो मैंने कहा कि अर्थशास्त्र का फादर कौन, आपने कहा सर एडम स्मिथ। मैंने कहा आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कौन, आपने कहा सर जेएम कीन्स। कौन, जेएम कीन्स। लेकिन दोस्तों मैंने कहा कि ये जो अर्थशास्त्र शब्द है ये आया कहां से, तो आपका आंसर रहेगा कि सर ये अर्थशास्त्र शब्द नाम की एक किताब थी, और इस किताब का जो लेखक था वो कौन था, चाणक्य। क्या नाम था, चाणक्य। या मैं बोल दूं कौन, विष्णु गुप्त। विष्णु गुप्त। या फिर मैं आपको बोल दूं, ठीक है, कौन, कौटिल्य। कौटिल्य। देखो दोस्तों पेपर में यहां से 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और तीनों क्वेश्चंस मैं आपके लिए बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। तो पहली चीज, तो पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि भाई अर्थशास्त्र नामक किताब किसने के द्वारा लिखी गई। तो दोस्तों याद रखिएगा, अर्थशास्त्र नामक जो किताब लिखी गई वो चाहे चाणक्य हो, चाहे विष्णुगुप्त हो, चाहे कौटिल्य हो, एक ही नाम है, 3 बंदे के। ओके। दूसरा ये पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे था, तो दोस्तों इसका जो संबंध था वो राजनीति से। कैसे है, राजनीति से। ये याद रखिएगा, यानी कि इसका संबंध किससे मानते हैं हम लोग, राजनीति से मानते हैं। ओके, यानी कि पॉलिटिक्स से है। अब अगला क्वेश्चन इस पे मिलता है कि कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या है। कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या है, तो दोस्तों कौटिल्य का वास्तविक नाम जो मिलता है वो मिलता है विष्णुगुप्त।
आई होप इतनी चीज क्या हो गई होगी क्लियर। 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं कि आधुनिक का फादर अगर आ जाए तो आप किसको लगाइए, जेएम कीन्स को। वैसे अर्थशास्त्र का पिता किसको लगाइए, एडम स्मिथ को। क्लियर। अर्थशास्त्र शब्द दिया किसने, तो वो दिया भाई पहली बार अपनी किताब के रूप में किन्होंने, जो आपको ऑप्शन में मिल जाए। इसका वास्तविक नाम क्या था, विष्णुगुप्त। संबंध किससे था, राजनीति से। आई होप इतनी क्लियर हुआ होगा। चलिए आइए इन दोनों की बात भी कर लेते हैं। अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना है या जो लिखना है तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले ले। आइए इन दोनों के बारे में हम लोग और बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, मैं सोच समझ रहा हूंगा कि आप बहुत अच्छा समझ भी रहे होंगे, और मैं आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने की भी क्या कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। आप जो चीज पूछना चाह रहे होंगे या मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज आपको नहीं पता है, वो मैं कोशिश करता हूं कि वो चीज मैं आपको समझा के जाऊं, ठीक है ना। लेकिन देखो देखो तो कई बार मैं हर क्लास में अभी गया था अपनी, तो हर बार क्लास में मेरे पास सब बच्चों का एक ही सवाल था कि धाकर सर आप क्लास क्यों नहीं ले रहे हो। तो मैंने कहा मैं क्लास लूंगा, और मैं आज क्लास लेके भी आया हूं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं क्लास कितनी दूरी तक आपके साथ लेकर चलूं। क्या हम ऐसे ही पढ़ते रहें, आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहेंगे, चंद्रा परिवार को जो आपका प्यार मिल रहा है ऐसे ही प्यार मिलता रहेगा, तो चंद्रा आपका बहुत ज्यादा आभारी है। जो हमारी टीम है, हम जितने मेंबर्स हैं, इसीलिए आपके साथ डेली क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को हम क्या करा सके, प्रोवाइड्स। तो जुड़े रहिए हमारे चंद्रा परिवार के साथ में, और मैं आपके जुड़ने के लिए अपने चंद्रा परिवार की तरफ से आप सबको धन्यवाद देता हूं। आइए बात करते हैं हम अगले इस पर। तो देखिए दोस्तों, यहां पर एक ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, ठीक है। अब कार्ल मार्क्स तो दोस्तों याद रखिएगा, इनकी एक किताब है, इनकी किताब पूछी जाती है तो वो है दास कैपिटल। क्या है ये याद रखिएगा, जो दास कैपिटल है वो इनकी किताब मानी जाती है। और इनको जो हम मानते हैं वो दोस्तों याद रखिएगा, एक इकोनॉमी का नाम है सोशल इकोनॉमी। क्या नाम है, सोशल इकोनॉमी। ये याद रखिएगा, क्या है, सोशल इकोनॉमी, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। कैसी है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो जो समाजवादी यानी सोशल इकोनॉमी के जो फादर कहलाते हैं दोस्तों, जो पिता कहलाते हैं, वो कौन कहलाता है, कार्ल मार्क्स। आई होप इतनी चीज क्लियर होगी। देखिए आधुनिक के कौन, जेएम कीन्स। अर्थशास्त्र के पिता कौन, एडम स्मिथ। क्लियर। समाजशास्त्र जो सोशल इकोनॉमी है यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो उसके फादर कौन है, कार्ल मार्क्स। इनकी किताब का नाम दास कैपिटल। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा अब आइए एक चीज और, लास्ट वाला ऑप्शन बचा, इसके बारे में भी थोड़ी सी हम लोग परिचर्चा कर देते हैं दोस्तों। अब देखिए यहां पर एक शब्द दिया है रैगनर। क्या दिया है, रैगनर। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप मुझसे पढ़े हैं तो मैंने आपको बताया है क्लासेस में, और नहीं जो भी पढ़ा है तो मैं बता देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। मैंने बताया था कि एक शब्द होता है इकोनॉमिक्स, ठीक है, और इकोनॉमिक्स के 2 भाग मैंने बांटे हैं। एक होता है दोस्तों माइक्रो, और एक क्या होता है, मैक्रो, ठीक है। इसको बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, और इसको बोलते हैं क्या हम लोग, समष्टि अर्थशास्त्र। तो दोस्तों याद रखना, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। क्लियर। अब जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या है, तो जो व्यष्टि का मतलब होता है बेटा स्मॉल। क्या होता है, स्मॉल, यानी कि स्मॉल स्केल पर। इसका मतलब होता है बिग, यानी कि लार्ज स्केल पर, ठीक। किसी की भी एकांकिक आर्थिक गणना जो की जाती है वो माइक्रो में, और विस्तृत आर्थिक गणनाएं की जाती हैं किस में, वो मैक्रो में। अब दोस्तों जो ये माइक्रो और जो मैक्रो जो शब्द आया है वो किसके द्वारा दिया गया, वो दिया गया रैगनर महोदय के द्वारा। तो आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी कि जो इकोनॉमिक्स है उसके 2 भाग होते हैं, माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी, और इस शब्द को जो देने वाला बंदा है वो कौन है, रैगनर। आई होप इतनी चीज आपको हो गई होगी क्लियर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो अगर मैं बात करता हूं, ये चलिए अगर मैं बात करता हूं, मैंने कहा निम्न में से कौन सा बैंक सार्वजनिक बैंक नहीं है। सार्वजनिक बैंक दैट मींस पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक, कौन सा बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है। अब मैं आपके कमेंट देखना चाहूंगा जी, बताइए बहुत जल्दी से, क्या करिए, आंसर करिए इसका कि क्या आंसर होगा। बिल्कुल बहुत अच्छे दोस्तों, बहुत अच्छे, बड़ा प्यार मिल रहा है आपका, मुझे बड़ा अप्रिशिएट
है कि आप लोग इतने अच्छे से मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, बस सेशन को शेयर जरूर करते रहिए। हर 2 मिनट में, हर 5 मिनट में प्लीज यार सेशन को शेयर करते रहिए, जिससे ज्यादा ज्यादा लोगों के लिए ये मिल सके। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस बैंक को हम पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं मानते हैं, या कितनी बैंक हैं जो भाई पब्लिक सेक्टर बैंक में, इन चारों में से कौन से बैंक नहीं है। ठीक है, एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पीएनबी है और कर्नाटका बैंक है। इन चारों बैंकों में से ऐसा कौन सा बैंक, वेरी गुड वेरी गुड, बड़ा अच्छा यार, मतलब जबरदस्त जमदार एकदम मस्त। भाई तुम लोग तो यार बिल्कुल छा रहे हो, गर्दा उड़ा दिए हो, गर्दा, एक बोलते नहीं गर्दा उड़ा दिए हो, है ना। सारा सबका आंसर सही, जितना सब लोगों का आंसर आ रहा है, आंसर सबका सही है भाई। ठीक है, कुछ के नाम ले देता हूं, रश्मि यादव, अंजुई जी, और ये कौन है, सुगना जी, ठीक है, अनीता जी, और मोहित जी, विजय जी, संदीप जी, विकास यादव जी। ये आप सब लोगों का यार क्या बड़ी तेजी से कमेंट आ रहे हैं, तो इतनी तेज में पढ़ भी नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ आप सब लोगों का बड़ा बड़ा धन्यवाद, और ज्यादा ज्यादा शेयर करते जाइए इस सेशन को। और आप सब लोगों का आंसर सही है, तो मैं इसको रखता हूं। आइए इसकी सर्जरी करते हैं अपने लोग। चलिए, हर एक चीज की सर्जरी करते चलेंगे। देखिए, हमने कहा ना कि हम लोग इसलिए नहीं आए हैं भाई कि आपको केवल एक ऑप्शन बताकर निकल जाएं, ठीक है ना। और इसलिए मैंने कमेंट में जानना भी चाहूंगा कि केवल एक ऑप्शन से पढ़ना चाहते हैं या सभी ऑप्शन को आप समझना चाहते हैं। यह बात मुझे कमेंट में लिख के हर कोई बताना कि सर नहीं हम एक कमेंट के साथ पढ़ना चाहते हैं, नहीं सर हम चारों ऑप्शन के साथ पढ़ना चाहते हैं। प्लीज मुझे इस चीजों पर आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा, मैं आपके बाद में कमेंट देखूंगा जरूर। चलिए आइए हम बात करते हैं किसके बारे में, इसके बारे में। तो आइए दोस्तों, देखिए बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है वो कौन सा नहीं है, कर्नाटका बैंक। अब ये पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है तो दोस्तों ये कैसा बैंक है और पब्लिक सेक्टर बैंक होते क्या है, ठीक है ना। चलो, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में, तो अगर हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक होते क्या है, तो हम लोग सीधे बोलते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक वो होते हैं जिसमें मोर देन 50% शेयर ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। यानी कि जिन बैंकों में 50% से ज्यादा भागीदारी, क्या भागीदारी, ठीक है, या हिस्सेदारी, आप हिस्सेदारी लिख देते हैं, क्या चीज, हिस्सेदारी किसकी होती है, सरकार की होती है। किसकी होती है, सरकार की। तो दोस्तों याद रखना, जिन बैंकों में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी अगर सरकार की होती है उनको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक। और भारत में अगर कितने टोटल पब्लिक बैंक है वर्तमान में, तो याद रखना, तो वर्तमान समय में भारत में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। कितने हैं, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। ओके, दूसरी चीज दोस्तों याद रखिएगा, वर्तमान में सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है वो है एसबीआई। कौन है, एसबीआई। कौन है, एसबीआई। तो याद रखना दोस्तों कि जो सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है वो कौन सा है, एसबीआई है। और टोटल वर्तमान में जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं कितने, वो दोस्तों कितने हैं, वो है 12। कितने हैं, 12। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि एसबीआई का पुराना नाम क्या है, बताइए, जल्दी से बताइए, मैं आपके कमेंट देखना चाहता हूं कि भाई, ठीक है, कि एसबीआई का पुराना नाम क्या है। बिल्कुल वेरी सही, बहुत अच्छे, 12 बैंक है बिल्कुल पब्लिक सेक्टर बैंक। अब बहुत बताइए मुझे, आदित्य जी बिल्कुल सही है, 12 बैंक है। मुझे ये बताइए कि एसबीआई का पुराना नाम क्या है, इसके बाद में एसबीआई की पूरी सर्जरी कर देते हैं। सर अभी अगर आप मुझे कमेंट में बताते हो कि एसबीआई का पुराना नाम क्या है तो मैं एसबीआई की सर्जरी करके जाऊंगा, अभी आपसे प्रॉमिस है मेरा। बताइए एसबीआई का पुराना नाम क्या है। ओ बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बिल्कुल, चलिए बैंक ऑफ हिंदुस्तान नहीं है बेटा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक था, अभी बताऊंगा मैं। चलिए, और इंपीरियल बैंक बिल्कुल सही है, विजय प्रताप जी, इंपीरियल बैंक। अरे वाह, इंपीरियल बैंक का आंसर आने लगे तो मुझे भी थोड़ा सा दम आ गया आपका आंसर देख। आइए सर्जरी करते हैं एसबीआई की, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम लोग एसबीआई की सर्जरी करते हैं तो आइए इधर चलते हैं अपने लोग, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहली चीज देखिए, अगर मैं बात करूंगा किसके बारे में, एसबीआई के बारे में, एसबीआई के बारे में, तो दोस्तों अगर यहां से हम लोग थोड़ा कलर मैं चेंज कर देता हूं पेन का आप लोगों के लिए, लिखिए
देखिए एसबीआई, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये हम सभी जानते हैं। इसकी जो स्थापना हुई वो हुई 12 अप्रैल 1955 को। 12 अप्रैल 1955 को क्या हुई, इसकी स्थापना हुई। ठीक है, अब जो इसकी स्थापना हुई, ठीक है, तो ये याद रखिएगा यहां से हुआ क्या, आज थोड़ी सी इसकी डिटेल में दे देता हूं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां है, वो मुंबई में है। हेडक्वार्टर कहां है इसका दोस्तों, वो मुंबई में है। क्लियर है, डन इतनी चीज। अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की, तो याद रखिएगा अब जो एसबीआई है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में 12 अप्रैल 1955 को बना। मैंने बताया कि भाई बिगेस्ट क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। अब आते हैं, देखो हुआ क्या था, मेरे ध्यान से सुनना। 1806, 1840, 1843 इसका नाम था बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। दोस्तों ये तीनों बैंकों को मिलाकर, इन तीनों बैंकों को एक नाम दिया जाता था प्रेसिडेंशियल बैंक। क्या नाम दिया जाता था, प्रेसिडेंशियल बैंक। और इन प्रेसिडेंशियल बैंक को, तीनों बैंकों को मिलाकर दोस्तों एक बैंक बनाया गया। उस बैंक का जो नाम था वो था इंपीरियल बैंक। क्या नाम था, इंपीरियल बैंक। ये याद रखिएगा, इंपीरियल बैंक क्या नाम था इसका। और ये याद रखिए जो इंपीरियल बैंक था, ओके, ये जो इंपीरियल बैंक बना और ये जो बनेगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, 1921 में। तो इंपीरियल बैंक, इन तीनों को मिलाकर क्या बना, इंपीरियल बैंक। और इंपीरियल बैंक बेटा एसबीआई बन गया कब, 12 अप्रैल 1955 को। आई होप इतनी चीज समझ में आ गई होगी। और इसीलिए दोस्तों कई बार भारत में भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का पहला सेंट्रल बैंक कौन था। तो भारत का पहला सेंट्रल बैंक के रूप में जो काम करता था वो इंपीरियल बैंक करता था। लेकिन याद रखिएगा 1934 के एक्ट के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को क्या बना दिया गया था, आरबीआई। और आरबीआई भारत का क्या हो गया, केंद्रीय बैंक। तो पहला केंद्रीय बैंक के रूप में कौन सा नाम मिलता है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आज किस नाम से जाना जा रहा है, एसबीआई के नाम से। और यह बना कितने बैंकों को लेकर था, तो बंगाल बैंक, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को बोलते थे प्रेसिडेंशियल बैंक। दोस्तों एक चीज और बताऊं आपके लिए, याद रखना, भारत में इन्हीं प्रेसिडेंशियल बैंकों के द्वारा भारत में पहली बार मुद्रा चलाई गई थी। भारत में इन्हीं प्रेसिडेंशियल बैंकों के द्वारा पहली बार बचत खाते खोले गए थे। और यह बैंक ऑफ बंगाल के द्वारा भारत में पहली बार चेक सिस्टम भी शुरू किया गया था। तो मुझे लगता है इतनी चीजें आपको क्या आई होंगी समझ में, आप बड़ा बेहतर समझ रहे हैं। और बस आपका प्यार चाहता हूं, अपना प्यार मुझ पे ऐसे बनाए रखिए और चंद्रा परिवार से जुड़े रहिए। चंद्रा परिवार आपके साथ में हमेशा तत्पर है। जिसको ये चीज समझ में आ गई है, प्लीज जरा क्या करिए, इसको एक बार मुझे बता दीजिए यस करके कि हां सर ये चीज समझ में आ गई है। मैं आपके एक बार कमेंट देख लेता हूं, ठीक है। और अनीता कुमारी जी बहुत अच्छी क्लास, थैंक यू, बस ऐसे अप्रिशिएट करते रहिए। विजय प्रताप जी यस, ठीक है, ज्यादा ज्यादा क्या करिए, इस चीज को शेयर करते जाइए। जी सर, यस सर, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ रश्मि यादव जी, 3 बैंकों के मर्ज होने से यह बना था इंपीरियल बैंक। बिल्कुल 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 सर, धन्यवाद। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट के बारे में, तो दोस्तों याद रखिएगा अगले की चीज की अगर हम लोग बारे में बात करेंगे, तो देखिए हम लोगों ने क्या बात कर ली, इसके बारे में बात कर ली। तो इसके बारे में बात हो गई एसबीआई। तो ये है कौन, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। एसबीआई भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है और पीएनबी भी है। कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है, कर्नाटका बैंक, जो हमारा आंसर था। लेकिन मैंने कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा, जो याद रखेगा बैंक ऑफ बड़ौदा की जो स्थापना होती है बेटा वो 1908 में होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर वो बड़ोदरा में है। इसका जो हेडक्वार्टर का है वो बड़ोदरा में है। जबकि पीएनबी के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। अगर पीएनबी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट बैंक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया इस पे। और पीएनबी क्यों इंपॉर्टेंट है वो आइए पहली बार, तो पहली बार तो इसका पूछा जाता है कि इसके फाउंडर कौन थे। तो याद रखना दोस्तों, इसके जो फाउंडर थे वो थे लाला लाजपत राय। कौन थे, लाला लाजपत राय इसके फाउंडर थे। और 1894 में इसकी स्थापना की गई थी। पहली ब्रांच जो इसकी खोली गई वो लाहौर में खोली गई। कहां खोली गई, लाहौर में, ये याद रखिएगा कहां खुली है, लाहौर में इसकी पहली ब्रांच खुली थी। और इसके फाउंडर कौन थे,
लाला लाजपत राय। गॉट इट। कहते हैं पहली बार भारतीयों ने अपनी संपत्ति, अपनी लागत से भारत का कोई पहला बैंक बनाया। उस बैंक का ही नाम क्या था? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। इसलिए हम इसको बोलते हैं भारत का प्रथम पूर्ण भारतीय बैंक। भारत का प्रथम पूर्ण भारतीय बैंक। अगर चीजें क्लियर हो गई हैं आपको चारों ऑप्शन, तो याद रखिएगा दोस्तों, कर्नाटका बैंक ये एक प्राइवेट बैंक है। ये कैसा है? पीबीटी प्राइवेट बैंक है और इसका हेडक्वार्टर मंगलौर में है। कहां है? मंगलौर में। और ये 1924 को इसकी स्थापना होती है। इसके फाउंडर हैं वो याद रखिएगा 1924 में उसको क्या किया था? स्टैब्लिश किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां है? मंगलौर में है। और ये एक प्राइवेट बैंक है, जबकि ये तीनों जो बैंक हैं वो कैसे हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक। अगर चीज समझ में आ गई है तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आप देखिए, यहां से शुरू होती है ज्योग्राफी और मजा आने वाला है ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा। तो दोस्तों मैंने कहा है ना आपको बहुत अच्छे से, ये देखिए इतना टाइम लग गया मुझे केवल 5 क्वेश्चन को समझाने में। तो आप सोच रहे होंगे कि हम लोग आपके साथ कितना मेहनत कर रहे हैं। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जी हां, बिल्कुल। मैं आपके साथ याद के देखिए दोस्तों, मैंने कहा ना सेशन के लास्ट में आपको एक खुशखबरी भी दूंगा, आपको एक न्यूज भी मैं बताऊंगा। मैं आपके साथ डेली जुड़ूंगा, याद रखना, 7 बजे लाइव क्लासेस में। और संडे को भी मैं आपके लिए क्या लेके आऊंगा? क्लासेस लेके आऊंगा। ओके, तो जुड़े रहिए चंद्रा परिवार के साथ में। बहुत जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या है। वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर आने लगे हैं। अंकित राजपूत, ब्रिजेश कुमार, बिल्कुल 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 आंसर आ रहे हैं, सबके आंसर आ रहे हैं। पर कुछ लोग डी बता रहे हैं आंसर और कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग ए भी लिख रहे हैं। तो कोई बोला है पद्मा के नाम से जानते हैं। अरे सर पूरी समीक्षा करने वाला हूं सर। देखिए मैंने कहा ना, आप मुझे बताइए, मैं आज के बाद जितने नाम बने ना ब्रह्मपुत्रा के, आज इसकी ऐसी सर्जरी कर जाएंगे सर, कभी आपको लाइफ में ब्रह्मपुत्रा नहीं भूलेंगे, मेरा प्रॉमिस है। बस जुड़े रहिए मेरे साथ और इसी बात पे सेशन को लाइक कर लीजिए। पद्मा पद्मा पद्मा, ठीक है, पद्मा, ओके, डी पद्मा। देखिए मोस्टली लोगों का न जो आ रहा है वो पद्मा आ रहा है। क्या आ रहा है? पद्मा आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैं इसकी समीक्षा कर रहा हूं और कुछ का मेघना भी आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है। तो देखिए बस मैं कमेंट अब आपके नहीं देख पाऊंगा। आप देखिए, आइए मैं इसकी सर्जरी करता हूं, इसके बाद मैं आपके कमेंट देखूंगा। देखिए दोस्तों, पहले मैं इसकी सर्जरी कर देता हूं, आंसर आपको खुद पता चल जाएगा, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा आपके लिए कि आंसर क्या होगा। आइए बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे साथ। तो अगर मैंने कहा है ब्रह्मपुत्रा, तो दोस्तों याद रखना, यहां से अगर मैं ब्रह्मपुत्रा के बारे में बात करता हूं आपसे, तो देखो समझो ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में। तो मैं यहां से ये चीज को मैं इंडिया मान लेता हूं, ओके, और ये ऐसे बना दिया मैंने, ओके, क्योंकि काफी कुछ चीज मुझे बनानी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहले चीज अगर हम लोग बात करेंगे तो बड़े ध्यान से समझिएगा जो चीज मैं आपको बता रहा हूं। और ये वाला सब क्या है? ये सब तिब्बत है। ये दोस्तों क्या है? तिब्बत है। और यहीं से मैं एक चेमा युंगडुंग, ये एक ग्लेशियर बना लेता हूं जिसका नाम लिख देते हैं क्या? चेमा युंगडुंग, ठीक है, ओके। और यहां से मैंने एक नदी निकाली और इस तरीके से यहां से इसको प्रवेश करा दिया, ओके। अब जरा ये समझते हैं सर। तो देखिए दोस्तों, मैंने कहा ना जुड़े रहिए, बहुत अच्छा समझेंगे। आज के बाद आपको कभी ब्रह्मपुत्रा में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, ये है तिब्बत और ये है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। यहां से एक नदी निकलती है, यार्लो जांगबो, यार्लो जांगबो, ठीक है। और इसी नदी को अगर दोस्तों मैं बात करता हूं आपसे, तो तिब्बत में इस नदी का जो नाम हमको मिलता है
ठीक है, वो जो नाम मिलता है वो मिलता है सांगपो। क्या नाम मिलता है? सांगपो। क्या नाम मिलेगा? सांगपो। बहुत अच्छे से समझिएगा जो समझाने वाला हूं। देखिए जितनी चीजें से समझा रहा हूं बहुत ज्यादा पेपर में आपके पूछी जाएंगी। ये है एक पर्वत और इस पर्वत को मैं जो नाम दे रहा हूं वो है नामचा वरवा। नामचा वरवा। देखिए जो मुझसे क्लास किए हुए उनको ये सारी चीजें पता हैं, पर कुछ ऐसे मेरे दोस्त जुड़े हैं जिन चीजों को नहीं जानते, वो सारा चीज समझ लीजिए। अब ये जो नामचा वरवा है तो याद रखिएगा कि चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से यार्लो जांगबो यानी कि सांगपो नदी का उद्गम होता है और सांगपो नदी नामचा वरवा से यू टर्न लेती है। क्या लेती है? यू टर्न दोस्तों, और एक गर्ज का निर्माण करती है। यहां पे एक गर्ज बना देता हूं मैं। इस गर्ज को हम बोलते हैं दिहांग गर्ज। क्या बोलते हैं? दिहांग गर्ज। इस दिहांग गर्ज, और यहां पर दोस्तों याद रखना एक दर्रा है जिसको हम नाम देते हैं यांग याप। यांग याप दर्रा। कौन सा दर्रा है? यांग याप दर्रा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश में किस दर्रे से एंट्री करती है? तो उसका आंसर क्या है? यांग याप दर्रा। और कहां से यू टर्न लेती है? नामचा वरवा से। कौन सा गर्ज बनाती है? तो दिहांग गर्ज। कौन सा गर्ज बनाएगी? दिहांग गर्ज। और यहां से दोस्तों याद रखना ये प्रवेश कर जाएगी कहां? अरुणाचल प्रदेश में। मैं यहां पे लिख देता हूं एपी। एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश में। तो यानी अरुणाचल प्रदेश में जैसे ये दोस्तों प्रवेश करेगी अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो जाएगा दिहांग नदी। दिहांग नदी। आई होप बड़ा अच्छा समझ रहे होंगे आप और आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो याद रखना कोई पूछे कि सांगपो नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं तो दोस्तों दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। कहां? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। आई होप इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिए होगा क्या, अरुणाचल प्रदेश से ये नदी क्या बढ़ेगी? आगे बढ़ेगी और एक रैंप घाटी का निर्माण करेगी। और रैंप घाटी का मतलब कैसा दोस्तों? बीन के आकार का। बीन की आकार की घाटी बनाएगी और असम में क्या कर जाएगी? प्रवेश। बहुत अच्छे से समझिएगा। जैसे ही ये असम में पहुंचेगी, कहां पहुंचेगी? असम। असम में पहुंचेगी और असम यहां पर अरुणाचल प्रदेश का एक भाग है, एक जगह है जिसका देखिए अभी दो नदियां भी ऊपर से मिली। वो नदियां नहीं बता रहा हूं, पहले मैं इनके नाम बता रहा हूं। बहुत से लोग कहते होंगे सर यहां से देवांग और लोहित नदी मिलेगी, वो सहायक नदियां हैं, वो बात की बात है। पर मैं इनके नाम बता रहा हूं, बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो यहां पर एक जगह है सदिया। क्या नाम है उसका? सदिया नाम, जो अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। ओके, सदिया नाम है। और यहां पर एक जगह पड़ेगी असम की, धुबरी। ठीक है, क्या नाम पड़ेगी? धुबरी। और धुबरी जो जगह पड़ेगी ये क्या है? असम में। तो यहां पर याद रखिएगा ये जो रैंप, इस घाटी को एक नाम देते हैं दोस्तों। इस घाटी का एक नाम है जिसको हम बोलते हैं रैंप घाटी। क्या बोलते हैं? रैंप घाटी। तो क्वेश्चन पूछा गया कि रैंप घाटी का निर्माण कौन सी नदी करती है या कौन सी नदी रैंप घाटी से बहती है? तो वो बहेगी कौन? आपकी ब्रह्मपुत्रा। क्यों? क्योंकि असम में जैसे ही ये नदी क्या करेगी? प्रवेश करेगी तो यहां पर क्या करेगी? मिट्टी के कुछ बीच में टापू बना देगी जिसको बोलेंगे नदी द्वीप। और इन्हीं नदी द्वीप को दोस्तों आप जानते हैं, याद रखिएगा, इस नदी द्वीप को हम नाम देते हैं मांजुली द्वीप। क्या नाम देते हैं? मांजुली द्वीप। और मांजुली द्वीप हम इसको बोलते हैं और कहते हैं कि भाई विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना जो विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो कौन सा है? यही है। और यह है कहां? असम में है। किस नदी पे है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी पे। क्यों? क्योंकि यहां पर ब्रह्मपुत्रा, याद रखिएगा, ये जो दिवांग नदी थी जब असम में प्रवाहित होगी और यहां पे इसका नाम हो जाएगा दोस्तों क्या? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। आई होप इतनी चीज आपके समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो दोस्तों आइए अगले पड़ाव पे देखिए। 3 नाम हो गए।
यार्लो जांगबो से निकली, तिब्बत में क्या नाम, सांगपो। नामचा बरवा से प्रवेश किया तो अरुणाचल प्रदेश में क्या नाम, दिहांग नदी। जैसी असम में आई तो नाम क्या हुआ, ब्रह्मपुत्र नदी। ओके, अब होगा क्या कि यहां से ये नदी, ये जो धुबरी क्षेत्र है, धुबरी क्षेत्र से ये नदी कर जाएगी बांग्लादेश में प्रवेश, और ये वाला जो एरिया है वो क्या है, बांग्लादेश। और जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करेगी दोस्तों, ये जानी जाएगी जमुना के नाम से। जमुना, कौन सी नदी, जमुना नदी। और इसी बांग्लादेश में यहां से एक नदी निकलेगी सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से। कौन सा, जेमू। सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से एक नदी निकलेगी और यही बांग्लादेश में आके इससे मिल जाएगी। इस नदी का नाम है तिस्ता नदी, तिस्ता नदी। और ये नदी जमुना के नाम से क्या बढ़ेगी दोस्तों, आगे। अभी जैसी जमुना के नाम से आगे बढ़ी, इधर से आएगी गंगा, जो कि बांग्लादेश में नाम जाना जाता है पद्मा के नाम से। याद रखना, वेस्ट बंगाल में गंगा को क्या बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं, और इसका नाम क्या है, पद्मा नदी। वेस्ट बंगाल में पद्मा नदी, और ये बांग्लादेश में आकर किससे मिल गई दोस्तों, याद रखना किससे मिली है, ये मिल गई जमुना नदी से। किससे मिली है, जमुना नदी से। और जमुना नदी से मिलने के बाद ये नदी क्या बढ़ेगी, याद रखिए दोस्तों, पद्मा के नाम से आगे। किस नाम से बढ़ेगी अब, पद्मा नदी के नाम से। पद्मा नदी के नाम से आगे बढ़ेगी। और यहां से एक नदी मैं निकालना हूं, ये एरिया मणिपुर का है, यहां से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है मेघना नदी। मेघना नदी। और यहां से ये मेघना नदी निकली तो दोस्तों याद रखिएगा, ओके, यहां से कौन सी नदी निकली है, ये मेघना नदी यहां से निकली, और ये आके मिल जाएगी पद्मा से। और यहां से दोस्तों पद्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और ये पद्मा जो थी मेघना से मिलने के बाद मेघना के नाम से आगे बढ़ेगी और बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है गंगा किस नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो दोस्तों मेघना नदी के नाम से गिरती है। याद रखना, पद्मा और जमुना मिलने से भी क्या बनेगी, पद्मा ही नदी रहेगी। लेकिन याद रखिएगा, जेमू और जमुना में तिस्ता नदी मिल जाएगी, जेमू ग्लेशियर से निकलने वाली। तो बांग्लादेश में याद रखना, ब्रह्मपुत्र को नदी को क्या बोलेंगे, जमुना नदी। आई होप इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हो गई है ना दोस्तों, तो एक बार जरा क्या कर दीजिए, एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको फटाफट शेयर कर दीजिए, और एक बार यस बोल दीजिए कि हां सर, आज वाकई में जो पढ़ा है तो वो सही में क्लियर हो गया, वो सही में क्या हो गया, क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया है दोस्तों, तो आइए, ये हमारा क्वेश्चन था, और अब इसका आंसर आप मुझे दे सकते हो। ठीक है, अब इसका आंसर आप मुझे दे सकते हो, बताइए। अब इसका आंसर आपको पता होगा ना, ठीक है, अब इसका आंसर आपको पता होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो नदी है बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाएगी, जमुना के नाम से। आई होप सारा चीज आपको क्या होगा, क्लियर, और सारी चीज का डायग्राम मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ऑल क्लियर है सब, थैंक यू। और ज्यादा ज्यादा क्या करिएगा, इस को शेयर करिए, इसको सेशन को। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, सांगपो क्या है, पता चल गया। मेघना क्या है, पता चल गया। पद्मा क्या है, पता चल गया। बस वो डायग्राम क्या रखिए, थोड़ा सा सही से रखिएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा, ऐसे ही पढ़ना पसंद करेंगे या केवल एक ऑप्शन को समझाकर पढ़ना पसंद करें। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कि भाई मैं लाऊं 20 25 30 क्वेश्चन लाऊं और फटाफट करा के आपको चला जाऊं, या इस तरीके से पढ़ना पसंद करेंगे। क्लास में भी मैं आपसे पूछूंगा, और जितने भी जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो भाई मैं उनसे जरूर पूछना चाहूंगा कि अगर आपको पढ़ा है, पसंद आ रहा है, तो यार ज्यादा से ज्यादा हमारे चंद्रा परिवार को प्यार करिए, और इतना प्यार दीजिए कि लोगों तक, ऐसे ऐसे लोगों तक पहुंचाइए वीडियो जो अपने घर पे बैठ के पढ़ना चाहते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करिए, शेयर करिए। जितने भी आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, जो भी है आपको मिले, इसको धड़ाके से शेयर करिए। आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, निम्न में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है। तो जल्दी से कमेंट करिए, बताइए कि निम्न में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी है। अरे भाई, ये आप
आपको मैं एक नाम दे देता हूं, तो पता नहीं, आपने बड़ा लंबा नाम है, श्याम मनोहर, सॉरी सर, लेकिन पता नहीं, लेकिन मैं आपको श्याम सर बोल देता हूं। श्याम सर, मैंने आपका नाम ले दिया। अब बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा आप पढ़ रहे हैं, ज्यादा ज्यादा श्याम सर, इसी चक्कर में आप क्या कर दीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अच्छा, श्याम सर भी आपका नाम ले दिया। अरे भाई, आपका नाम नहीं लेते, ले दिया ना आपका नाम। देखिए, अब बताइए, मैं ये कमेंट देख के आपका नाम लेता रहूं या फिर पढ़ाऊं, आप खुद बताइए। जितने भी आंखों के सामने जो जल्दी जल्दी कमेंट आते हैं उनका नाम ले देते हैं हम लोग, वरना भाई किसी से पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं, ना किसी से वो है बैर, तो जिसका नाम आ जाता है सामने उसका नाम ले देते हैं। पर श्याम सर, मैंने आपका नाम ले दिया, आप खुश, और इसी बात पे इसको शेयर कर दीजिए। बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं लोगों के, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, याद रखना दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है। ये सभी जो नदियां हैं ना, वो गंगा की सहायक नदी है, वो गंगा की क्या है, सहायक नदी है। ओके, अब इसी में से बेटा यार के एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन वो मुझे बताइए, एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, कौन सी, इन चारों में बताना, इन तीनों में ही बताना है कि कौन सी नदी गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी है। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, कौन सी नदी गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी है, बताइए दोस्तों, बहुत जल्दी से बताइए, कौन सी नदी है जो गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी है। ये तीन ऑप्शन में से बताइए। बिल्कुल आंसर आने लगे हैं, और रमेश कुमार जी, और प्रियंका जी, शशांक जी, श्याम सर जी, श्याम सर देखिए नाम ले रहा हूं मैं आपका, रंजना एक्स जी, ठीक है, रंजीत सिंह, कोई सोन नदी बोल रहा है, तो कोई पुनपुन नदी बोल रहा है, और अभी तक कोई ठीक आंसर नहीं मिला है मुझे। ओके, श्यामा, हाँ जी श्यामा सर जी, आपका नाम ले रहा हूं मैं, ठीक है, बिल्कुल अच्छा, सोन नदी, सोन नदी, देखिए मोस्टली सोन नदी का नाम लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा दोस्तों। महानंदा नदी, बिल्कुल बिल्कुल, सोन नदी, सोन नदी, सोन नदी। चलिए आइए बात करते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, जो हम लोग जो मानते हैं कि गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी कौन सी है, वो महानंदा नदी है। वो कौन सी है, महानंदा नदी। यहां जी महानंदा नदी जो है, याद रखना दोस्तों, वेस्ट बंगाल से निकलती है, वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग जिला है, वहां से क्या निकलती है, निकलती है, और जाकर याद रखिएगा गंगा नदी की क्या है, में मिल जाती है। लेकिन यहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जो बनता है, वो मैं बताना आपको चाहूंगा इस सोन नदी को लेकर। तो दोस्तों याद रखना बहुत अच्छे से, देखना, हम अगर बात करते हैं नदियों की, किसकी बात करते हैं दोस्तों, नदियों की अगर बात करते हैं, तो भारत में दो प्रकार की नदियां बांटी गई हैं। एक क्या है, उत्तर भारत की नदियां हैं, और दूसरा बेटा क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। यानी प्रायद्वीप भारत की नदियां और कौन सी हैं, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना, उत्तर भारत की नदियों को हम सदाबहारी बोलते हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हम मानसूनी नदियां बोलते हैं, सदाबहारी नहीं बोलते। लेकिन क्या मुझे कोई एक बात यह बता सकता है कि प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी एकमात्र नदी है जो सदाबहारी नदी के रूप में जानी जाती है? अगर ये जिसको भी पता है, अगर कोई भी उसका कमेंट में नाम मुझे बता देना, तो उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बड़ा वाला थैंक यू, बहुत बड़ा वाला। मैं सोचूंगा कि वाकई में उसने बहुत अच्छी पढ़ाई की है। प्रायद्वीपीय मैं कमेंट देखना चाहूंगा कि कोई मुझे बताएगा। मैंने बताया कि भारत में दो प्रकार की नदियां हैं, एक क्या है, उत्तर भारत की नदियां हैं, और दूसरी क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। तो मैंने आपसे पूछा कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां वो मानसूनी है, और जबकि उत्तर भारत की नदियों को सदाबहारी नदियां कहते हैं। लेकिन एक ऐसी कोई नदी है इस प्रायद्वीपीय भारत में जो यार के सदाबहारी नदियों के रूप में जानी जाती है। सदाबहारी नदियों का मतलब होता है बेटा जिसमें क्या है, हमेशा पानी आता रहे, ठीक, वो कभी सूखे ना, पानी की कमी उनमें ना हो, उनको बोलते सदाबहारी नदियां। तो कोई है जो बता सकता है? आंसर करिए फटाफट, आंसर बहुत जल्दी। अरे भाई कम से कम कई सारे लोग देख रहे हैं, कोई तो जवाब करिए, कमेंट करिए कि कौन सी नदी है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए मैं ही बता देता हूं अगर आप लोग नहीं बता रहे हैं तो। याद रखिएगा, यहां पर एक नदी का नाम आप सुने होंगे जिसका नाम है कावेरी नदी। क्या नाम है? कावेरी। तो दोस्तों याद रखना, कावेरी नदी क्या है, जो हम बोलते हैं कि वो एक सदाबहारी नदी के रूप में जानी जाती है। भले से क्या निकलती है, प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है, और प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी जो नदी कहलाती है बेटा, वो कहलाती है गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी।
क्लियर है? ओके, ये चीज याद रखिएगा थोड़ा सा। अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, सोन नदी की, तो सोन नदी भी जो निकलती है वो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है। कहां से निकलती है दोस्तों? प्रायद्वीपीय भारत से। और प्रायद्वीपीय भारत से जब निकलती है तो आइए बात करते हैं सोन नदी के बारे में। तो सोन नदी बेटा याद रखिएगा, जो सोन नदी है वो कहां से निकलती है? वो निकलती है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक से निकलती है। और अमरकंटक से निकल के दोस्तों याद रखिएगा ये आकर क्या है? गंगा नदी में ऐसे मिल जाती है। जी हां, बिहार में गंगा नदी से मिलती है ये आकर। और याद रखिएगा इसके बारे में दो चीजें कही जाती हैं। ये अमरकंटक मैंने मान लिया और ये मैंने लिख दिया क्या? सोन नदी। और यहां पे एक नदी ऐसे निकलेगी जिसका नाम है नर्मदा नदी। क्या नाम है? नर्मदा नदी। तो दोस्तों याद रखना इन दोनों नदियों को, नर्मदा नदी को और सोन नदी को क्या बोलते हैं? जुड़वा नदी के नाम से बोलते, जानते हैं किस नाम से जानते हैं? जुड़वा नदी के नाम से। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही स्थान से निकलती है। अंतर इतना है कि ये पश्चिम की तरफ बहती है। किधर बहती है? पश्चिम की तरफ बहती है। और ये दोस्तों याद रखना ये क्या बहती है? ये उत्तर पूर्व की ओर बहती है। इसीलिए कई क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी से दाएं हाथ के तरफ से मिलने वाली इकलौती सिंगल नदी कौन सी है? तो वो कौन सी है? सोन नदी है। कौन सी है? सोन नदी है। बकाया सारी जो दाएं हाथ की तरफ से गंगा नदी से मिलती हैं वो मिलती हैं यमुना के साथ में। किसके साथ मिलती हैं? यमुना। पर ये एकमात्र नदी है जो आके क्या मिलती है? अकेली। आई होप अब मैं सोचता हूं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई हैं तो चलिए मैं ले चलता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, इतना अच्छा क्वेश्चन है ना, इस पे मैं आपको कई सारी चीजें देके जाऊंगा, बहुत सारी जानकारी में इसको आपको देके जाऊंगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कमेंट करके बताइए कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है। बहुत इजी क्वेश्चन है पर बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत कुछ बताऊंगा मैं इसमें आपको। बताइए आंसर। मैं कमेंट देख रहा हूं, कमेंट करिए फटाफट बहुत जल्दी बताइए। और ये कोई पूछ रहा है सदा नीरा के नाम से जानी जाती है। याद रखिए सदा नीरा के नाम से गंडक नदी को बोलते हैं। जो गंडक नदी है ना उसको सदा नीरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके। और आने लगे, किसी का ए आ रहा है, किसी का डी आ रहा है। ठीक है, ओके। पीहू जी का डी है और जयपुर से जी हैं कोई, उनका ए आ रहा है। जी गुलाब जी है या क्या है, कौन? इनका ए है। अंजू कुशवाहा का बी है। और एक मिनट, श्याम जी। ठीक है, बिल्कुल श्याम जी, आपका नाम कई बार ले चुका हूं भाई मैं। ए बी सी, मतलब बहुत लोगों का ए है, बहुत लोगों का सी भी है, बी भी है, मतलब मिले जुले आंसर आ रहे हैं। देखो मैंने ऑप्शन ही ऐसे बनाए हैं भाई अगर आपको आ जाए तो आप क्या करोगे कि पेपर में अगर ये ऐसा आ जाए। देखो दोस्तों आइए चलिए समझते हैं। देखो अगर सीधा क्वेश्चन आ जाए, अगर ऐसा ना दिया हो तो दोस्तों याद रखना 10 डिग्री चैनल किसको अलग करेगा? अंडमान निकोबार को। यह सिंपल सी चीज है। लेकिन ऑप्शन में उसने ऐसा कुछ दिया है कि हम ये बेटर ऑप्शन नहीं मान सकते। ये भले से सही है लेकिन ये इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ और भी दे रखे हैं और इसीलिए मैंने कहा ये है तो सही पर इस क्वेश्चन के लिए ये सही नहीं है, क्योंकि इसने इनकी इंटरनल चीज रख दी है। क्योंकि जो अंडमान है, निकोबार है, उसमें कई सारे द्वीप हैं, जैसे कि उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान। ठीक है, तो ऐसे ही निकोबार, कार निकोबार, मध्य निकोबार, दक्षिणी निकोबार, तो ऐसे कई सारे समूह हैं। तो अगर दोस्तों अगर नाम दे दिया जाए तो मिले जुले आए थे, किसी का ए आया था, बी आया था, सी आया था, लेकिन इसका जो परफेक्ट आंसर है वो बी है, लघु अंडमान और कार निकोबार को। लघु अंडमान और कार निकोबार को। ठीक है ना। अगर ये लघु अंडमान कार निकोबार ना होता, ठीक है, तो याद रखना तो केवल आंसर इसका क्या हम सही मान लेते? अंडमान और निकोबार के लिए। लेकिन मैंने इसके ऑप्शन ही ऐसे बनाए कि भाई लोगों को बहुत इजी ये क्वेश्चन है लेकिन बहुत लोग लगा जाते हैं। लेकिन इसका परफेक्ट आंसर क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ी समीक्षा कर लेते हैं अपने लोग। देखिए अगर मैं इसके बारे में अगर आपसे बात करता हूं तो दोस्तों जरा से समझिएगा यहां से। तो देखिए अगर मैं बात करता हूं, आइए
देखिए मैंने कहा कि ये भारत है, ओके, और ये जो हमारा भारत है, मैं ये सोच रहा हूं ये कि ऐसा बना हुआ है, ठीक है, और यहां से बहुत अच्छे से समझिएगा, ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं और ये पर्वत श्रृंखलाएं इस तरीके से आती हुई ऐसे डूब जाती हैं, और ये जो सीरीज बनी है इन्हीं को हम जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये भारत का याद रखना पूर्वी तट है, पूर्वी तट, और ये भारत का क्या है, पश्चिमी तट है। कैसा है, पश्चिमी तट है दोस्तों। और क्वेश्चन मिलता है आपको कि जो हिमालय है, हिमालय की पूर्वी, भाई जो हिमालय है उसकी पूर्वी श्रेणियों को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों याद रखना, इसकी जो पूर्वी श्रेणियां हैं और ये जो एरिया है ये म्यांमार का है। किसका है? म्यांमार। तो ये म्यांमार का एरिया है और म्यांमार में इसको एक नाम दिया जाता है आरा, याद रखिएगा, अराकान योमा। तो दोस्तों याद रखना, कोई पूछे कि हिमालय की पूर्वी पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जानते हैं म्यांमार में, तो अराकान योमा। और कोई आपसे पूछे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसका भाग है, तो आप आंसर दोगे सर अराकान योमा का क्या है, भाग है। किसका भाग है? अराकान योमा का भाग है। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों यहां पर, तो यहां पर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है कोको द्वीप। क्या नाम है? कोको। ये किसके अंतर्गत है? इस पर अधिकार म्यांमार का है। किसका है? म्यांमार का। याद रखना, यहां पर मैंने क्या कहा, यहां पर एक द्वीप पड़ेगा जिसका नाम है उत्तरी अंडमान। क्या नाम है? उत्तरी अंडमान। एक क्या होगा? मध्य अंडमान। मध्य अंडमान, ठीक है। एक क्या है दोस्तों? दक्षिणी अंडमान। और यहां पे पड़ेगा लघु अंडमान। अंडमान। इसके बाद दोस्तों यहां से याद रखिएगा, यह है कार निकोबार। याद रखिएगा, ये मध्य निकोबार, और यहां पर है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। आइए देखिए कुछ और जानकारी ले लेते हैं इसमें, तो जरा समझिएगा दोस्तों इस चीज को। तो यहां से एक लाइन गुजरती है, ठीक है, जिसका नाम है क्या है दोस्तों? 10 डिग्री चैनल। तो याद रखिए दोस्तों, किसको किसको अलग करेगा? लघु अंडमान और कार निकोबार को ये 10 डिग्री चैनल क्या करता है? अलग करता है। और यहीं पर दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है वैरनदीप। क्या नाम है? वैरनदीप। यहीं पर एक और आपको मिलेगा प्रासुप्त ज्वालामुखी, मैं यहां पे लिख देता हूं, थोड़ी स्पेस कम है। नाम है आपने सुना होगा, ठीक है, नारकोंडा। नारकोंडा या नारकोडा। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो नारकोडा है या तो नारकोडा है ये भारत का क्या है? मृत ज्वालामुखी है। और जो वैरनदीप है ये भारत का क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये जो सारी संरचना बनी है ये सारी बंगाल की खाड़ी है और नीचे क्या है? हिंद महासागर। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो प्लीज मैं चाहूंगा कि एक बार मैं कमेंट देखना चाहूंगा, तो एक बार यस कर दीजिए कि हां सर ये चीज हमको समझ में आ गई। धन्यवाद। जो कोई गुलाबी जी हैं जयपुर से, वो कह रही सर आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं, धन्यवाद। और श्यामा जी शुक्रिया, धन्यवाद सर। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चंद्रा परिवार को क्या करिए? प्यार दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करिए? शेयर कीजिए। ओके जी हाँ, वेरन एक्टिव वॉल्केनो है, बिल्कुल आदित्य जी, वेरन एक्टिव है और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी है। ओके, अरे बस सबके कमेंट आने लगे, यानी समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है तो मैं बढ़ता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है?
द सेकेंड हाईएस्ट हिल ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, जो सबसे ऊंची चोटी पीक है, उस पीक का नाम क्या है? कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? आंसर है किलिमंजारो, आंसर है माउंट केन्या, माउंट एकांकगुआ और माउंट देनाली। तो ये आपके सामने चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से क्या हमारा ऑप्शन सही है? प्लीज मैं कमेंट देखना चाहूंगा, तो फटाफट कमेंट करिए, बताइए आंसर। बहुत से लोग बोल रहे हैं 2B यानी कि माउंट केन्या, और ठीक है बी, प्रियंका, अंजलि, संगीता, प्रशांत पाल, अनामिका, अंजू पाल, अंजलि यादव, ऋचा गुप्ता, शशिकांत गुप्ता, अंजुहु कुशवाहा, अनीता कुमारी, ठीक है, गुलाबी जयपुर। तो भाई जितने भी आप लोग हैं, आप सब आंसर सही दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। आप सबका आंसर सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या है दोस्तों? याद रखना, माउंट केन्या। क्या है? माउंट केन्या। और जो माउंट केन्या है दोस्तों, इसके बारे में याद रखिएगा, ये अफ्रीका की दूसरी ऊंची चोटी है, और हम सभी जानते हैं अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। ठीक है, माउंट किलिमंजारो ये क्या है? सबसे क्या है? ऊंची चोटी है किसकी? अफ्रीका की। और दोस्तों याद रखना, जबकि दूसरी यानी कि सेकंड जो हाईएस्ट चोटी है, ठीक है, वो कौन सी है? माउंट केन्या। तो दोस्तों याद रखना, जो किलिमंजारो है ये तंजानिया में है। कहां है? तंजानिया में। जबकि माउंट केन्या केन्या में है। अफ्रीका के तंजानिया में किलिमंजारो स्थित है, जो कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, और जबकि माउंट केन्या केन्या में है, जो कि अफ्रीका की दूसरी ऊंची चोटी है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से मैंने आपको क्या किया है? क्लियर किया है। आप बात कर लेते हैं हम दोस्तों इन दोनों की भी। अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो माउंट एकांकगुआ, किसकी बात करते हैं? माउंट एकांकगुआ। तो आपने दोस्तों यहां पे देखा होगा कि एक ये मैं कुछ बना देता हूं इस टाइप का। तो ये क्या है दोस्तों? अगर मैं मान लेता हूं ये हमारा दक्षिण अमेरिका है। ये क्या है? दक्षिणी अमेरिका है। तो हम सभी जानते हैं कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी हैं? तो ये हम सभी जानते हैं कि जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन सी है दोस्तों? एंडीज पर्वत श्रृंखला। और ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है, जो आपको बता रहा हूं, अभी यूपी पैट में ये क्वेश्चन आया भी था। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, जो सबसे ऊंची चोटी है कहां की? याद रखिए दोस्तों, वो है दक्षिण अमेरिका की। और रॉकीज पर्वत श्रृंखला, सॉरी एंडीज पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, याद रखिएगा, उसी का नाम है माउंट एकांकगुआ। एकांकगुआ। आई होप चीज समझ में आ गई होगी। यहीं पर दोस्तों याद रखना, यहीं पर क्या है? ये इक्वेडोर है, और इक्वेडोर में एक है कोटापैक्सी। याद रखना, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। वैसे तो माउंट किलायू जो है वो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, पर याद रखिएगा, सबसे ऊंचाई पर जो स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है वो हम लोग क्या मानते हैं? वो कोटापैक्सी मानते हैं, जो कि इक्वेडोर के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत है, इक्वाडोर के अंतर्गत। आई होप आपको चीज ये समझ में आ गई होगी। आइए बात करते हैं मैं किसकी? माउंट देनाली। तो हम ये भी जानते हैं कि ये वाला भाग मैंने क्या मान लिया? मान लेता हूं ये हमारा भाग है, ये ठीक है उत्तरी अमेरिका है। ये उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों याद रखना, अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में? उत्तरी अमेरिका के बारे में। तो हम जानते हैं विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं वो कौन सी हैं? तो वो है रॉकीज पर्वत श्रृंखलाएं। रॉकी पर्वत श्रृंखला। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, और दूसरे नंबर की कौन सी है? रॉकीज। रॉकीज किस में है? उत्तरी अमेरिका में। एंडीज कहां है? याद रखना दोस्तों, वो है यहां पर, यानी कि दक्षिणी अमेरिका में। क्लियर है? तो याद रखना, इसकी एक चोटी है रॉकीज पर्वत की, जिसका नाम है माउंट देनाली। क्या नाम है? तो याद रखना, माउंट देनाली किस पर्वत श्रृंखला पे है? ठीक है, रॉकीज पर्वत पे। जबकि माउंट एकांकगुआ कहां पे है?
एंडीज पर्वत पे। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी लंबी पर्वत श्रृंखला है दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत। और जबकि अगर मैं बात करता हूं रॉकीज की, तो रॉकीज क्या है, तो ये दूसरे नंबर की है। याद रखना दोस्तों, सारे के सारे बलिए पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, क्या है, बलिए पर्वत का उदाहरण है। जबकि किलिमंजारो जो है, याद रखिएगा, एक ये वॉल्केनो है, लेकिन बलिए पर्वत के अंतर्गत है। अगर हम बात करते हैं जो सीरीज है, जो श्रेणी बता रहा हूं, रॉकीज पर्वत श्रेणियां, एंडीज पर्वत श्रेणियां, ये किस में आती है सर, बलिए पर्वत के अंतर्गत। ठीक है ना। अगर ये चीज इतनी क्लियर हो गई है चारों ऑप्शन, तो एक बार यस करके बता दीजिए कि हां सर ये क्लियर हो गया है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाता हूं। बिल्कुल बिल्कुल ज्योति जी, बिल्कुल देनाली कहां है, नॉर्थ अमेरिका में है, मैंने बता दिया है। और लक्ष्मी जी, रॉकी पर्वत, बिल्कुल बिल्कुल जी। अब मुझे बताइए, ये जो मैंने आपको बताया है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो मैं आप पे बढ़ जाऊं। जी बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। अगर आपके समझ में आ रहा है, धन्यवाद आदित्य जी। बिल्कुल, आइए हम बढ़ते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। देखिए, आप लोग समझते हैं इस चीज को कि ये 10 क्वेश्चन कराने में मुझे कितना टाइम लग गया। और याद रखिएगा, ये लास्ट का क्वेश्चन है और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। और बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको देने वाला हूं इस पर, और वो फैक्ट इतने इंपॉर्टेंट होंगे कि आने वाले पेपर में यहां से बहुत बार ये क्वेश्चन है ना, मैं इस पर कई बार इंपॉर्टेंट लिखना चाहूंगा, एम एम एम, यानी कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। कई बार ये पेपर में पूछा गया है, और कई बार जब ये पूछा गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा हर एक पेपर में। तो अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, आपको वाकई में लगता है कि मैंने आपको कुछ ऐसा दिया है जो इन फ्यूचर आपको वाकई में काम आ सकता है अपने पेपरों में, तो मुझे कमेंट करके बताइए, क्या इस सीरीज को ऐसे ही चलाया जाए, सारे को हम लोग एक एक ऑप्शन को उठाएं, उसकी सर्जरी करते हुए आपको ऐसा फील कराएं कि जैसे मैं आपको आपकी क्लास में आपके सामने पढ़ा रहा हूं। मैं इसलिए आपके साथ जुड़ रहा हूं कि मैं आपको यह फील कराऊं कि आप कहीं और नहीं, अब मेरे सामने बैठ के क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, कि जैसे कि यार काश मुझे ये ऑप्शन भी पता होता, मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी है कि भाई ये जिज्ञासा, ये मुझे पता चल जाता। तो देखिए, मैं आपकी सारी जिज्ञासाओं को समझते हुए हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर तब भी आपका प्यार मुझे नहीं मिलता है, हमारे चंद्रा परिवार से आप नहीं जुड़कर इसको शेयर नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं ना, दिल में थोड़ा सा मलाल रहेगा। लेकिन हम फिर भी आपके साथ ऐसे जुड़े हैं, आपके साथ जुड़े हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा हर एक सेशन को क्या करिए, शेयर करिए। डेली आपको क्लासेस मिल रही है, मैथमेटिक्स की मिल रही है, साइकोलॉजी की मिल रही है, जीएस की क्लासेस मिल रही हैं, और सब्जेक्ट के भी आने वाली क्लासेस आपको मिलेंगी। तो जुड़े रहिए राजस्थान चंद्रा चैनल पर, और उसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो अब मुझे बताइए, मैं क्वेश्चन का आंसर देखना चाहूंगा कि क्या कमेंट में इसका आंसर आया है। तो कई लोगों का आंसर आया है सिक्किम, सिक्किम बी ऑप्शन, ये एकदम बिंदास क्लास। अरे रंजीत सिंह जी सर, ये आप ही के लिए सर, बस आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए, हमारे चंद्रा परिवार से जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करिए, शेयर कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे सब लोग, हाँ बिल्कुल आप शेयर करते जाइए। और आई होप सारे लोगों का आंसर सही है। आइए सर, देखिए देखिए दोस्तों, इसको हम लोग एक्सप्लेन कर लेते। तो मैंने कहा, क्या कहा कि ये दोस्तों ये भारत है, अगर ये मैंने इसको भारत मान लिया, तो ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है, तो दोस्तों अगर मैं बताना चाहता हूं आपके लिए कुछ, ये जो एरिया है, ये वाला, ये हम इन राज्यों को जो बोलते हैं वो पूर्वी राज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वी राज्य बोलते हैं। जबकि जो सिक्किम है वो उत्तर पूर्व में आता है। तो इसीलिए इसको हम 7 सिस्टर में नहीं रखते। एक क्वेश्चन आता है कि 7 सिस्टर स्टेट किनको कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना, इस बंच में क्या है, 7 राज्य बंद है, और इसको याद करने के लिए मैंने एक तरीका बनाया था, A2M3NT। आप एक बार 2 बार दोहराएंगे, इसको याद हो जाएगा। A2M3NT। A2 का मतलब था अरुणाचल प्रदेश। अगर ट्रिक से पढ़ना चाहते तो मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस की ट्रिक भी शेयर कर दिया करूंगा, ठीक है, पर मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। ओके, अरुणाचल प्रदेश, और एक है असम। क्या है? असम। M3 का मतलब है बेटा मणिपुर, मणिपुर, मिजोरम,
मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। मेघालय, एन का मतलब है नागालैंड, नागालैंड, और टी का मतलब है बेटा त्रिपुरा। क्या नाम है? त्रिपुरा। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहां कहीं पे भी इस सिक्किम का नाम नहीं आया है। अगर मैं कह दूं, अब यहां से ये हो गया, अब मैं कह दूं 8 सिस्टर, ये याद रखिएगा, 8 सिस्टर स्टेट, तो दोस्तों याद रखना उसमें ये सिक्किम भी क्या हो जाएगा? इंक्लूड। 7 ये और एक सिक्किम बनते हैं क्या? 8 सिस्टर। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन आता है कि 7 सिस्टर स्टेट किनको बोलते हैं? तो जो हमारे पूर्वी राज्य हैं उनके लिए हम क्या बोलते हैं? ठीक है, 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कभी कभी ऑप्शन में सिक्किम रखता है तो कभी कभी कुछ और क्या कर देगा? रख देगा। ठीक है ना? तो दोस्तों आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, और ये सेशन अगर पसंद आया है तो एक बार सब लोग बहुत थम्स अप दिखा के यस करके मुझे कमेंट करिए, जिससे कि आज का सेशन मैं समाप्त कर पाऊं, क्योंकि ये हमारा क्या था? लास्ट क्वेश्चन था। अगर मुझे आपका प्यार ऐसे ही मिला तो मैं आपको इससे बेहतर कंटेंट के साथ अच्छे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं आपसे ऐसे ही शेयर करता रहूंगा। मैं और मेरी टीम जो चंद्रा परिवार है वो आपके लिए ऐसे ही अच्छे पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस लाता रहेगा। दोस्तों एक प्रॉमिस है, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आपके आएंगे और वो आपको यही मिलेंगे। ये याद रखना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा जो पेपर में ना आया हो। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया हो तो मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आप एक बार जोर से थम्स अप यस करके बता दीजिए, जिससे कि आज का सेशन क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। और प्लीज क्या सेशन को ऐसे ही पढ़ना है, सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हुए या केवल एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हुए? ये सारे कमेंट मुझे, मैं आपके बाद में देखूंगा, आपके सारे मुझे कमेंट चाहिए। ओके, तो इसी बातों से मैं आपसे के साथ क्या लूंगा? विदा लूंगा। लेकिन सर एक बात कहते जा रहा हूं, अब मैंने कहा था लास्ट में मैं आपको क्या दूंगा? एक खुशखबरी दूंगा। तो वो खुशखबरी ये है, आने वाले टाइम पे अगर आपने ऐसे सेशनों को दबा के शेयर किया, ठीक है, हम लोगों को, हमारे चंद्रा परिवार को अपना प्यार दिया, तो हर संडे आपके लिए मैराथन क्लास आएगी। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो दबा के हमारे चंद्रा परिवार को क्या करिए? प्यार दीजिए, और मुझे दुआओं में, अपनी यादों में याद रखिए। जुड़े रहिए मेरे साथ जीएस भाई धाकड़ सर, चंद्रा, जीएस चंद्रा प्लेटफॉर्म पर, और जिसका नाम है राजस्थान चंद्रा प्लेटफॉर्म। तो इन्हीं बातों से मैं आपके लिए विदा लेता हूं। थैंक यू। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब